आज हम कवर करने वाले हैं कि डिजिटल वर्ल्ड क्या है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या है, स्कोप्स क्या है लोगों तक। उसके बाद कौन से क्राइम हो रहे हैं और कौन से डिफरेंट टाइप्स है जो साइबर क्राइम को रिलेटेड है। उसके बाद है साइबर लॉ, क्योंकि जो साइबर क्राइम होंगे, डे बाय डे क्राइम बढ़ रहे हैं, तो साथ में उसके रिलेटेबल कौन से लॉ है। और अगर कोई विक्टिम बन गया, किसके साथ क्राइम हो गया और कोई जानबूझ के क्राइम कर रहा है, उसके साथ कौन से पनिशेबल एक्ट लग सकते हैं और उसके साथ क्या क्या जुर्माना भी लगेगा वो भी हम जानेंगे। उसके बाद हम जो वन बाय वन हम साइबर क्राइम और उसके टाइप पढ़ेंगे, उसके साथ में केस स्टडी भी हम देखते रहेंगे। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अगर ये सारी चीजें हो रही है तो उससे बचने के लिए हमें सेफ्टी टिप्स हमें क्या क्या फॉलो करनी है। सो हम सारी चीजें हम उसके साथ कवर करते रहेंगे। ये इमेज देख के क्या लग रहा है कि डिजिटल वर्ड्स के अंदर क्या हो रहा है। पहले एक जमाना था, उसके अंदर क्या हो रहा था कि सारी चीजें हम मैन्युअली मैनेज करते थे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अकाउंट्स के रिलेटेड हो या तो कुछ भी रिलेटेबल हो, तो हम क्या करते थे, सारी चीजें डिजिटल कर रहे थे। साथों साथ में क्या हो रहा था, सबसे बड़ा इश्यू ये आ रहा था कि सारी चीजों पर अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्शन के टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम सारी चीजें डे बाय डे हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ एडवांटेज भी बहुत सारे हैं और डिसएडवांटेज भी है। 1 मिनट गाइस। सो हम जो डिजिटल वर्ल्ड अभी जो हम सरवाइव कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम हमारा जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट की जगह हम वेस्ट कर रहे हैं। तो देखो, हम हमारी लाइफ की बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि अभी 1 मिनट के अंदर वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ हम ये देखें कि 1 मिनट के अंदर वर्ल्ड के अंदर टोटल 167 मिलियन वीडियोस लोग देख रहे हैं। गूगल के अंदर 5.7 मिलियन सर्च हो रहे हैं। डिस्कॉर्ड यूजर्स एंड्स 12 मिलियन लोग एक दूसरे के साथ मैसेज के साथ कर रहे हैं। स्नैपचैट 2.5 मिलियन स्नैपचैट्स हो रहे हैं। अमेजॉन, मतलब सारी चीजें देखें 1 मिनट के अंदर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। हम जो डिजिटल लाइफ अभी हम जी रहे हैं, तो डिजिटल लाइफ जी रहे हैं, तो उसके साथ एडवांटेज भी बहुत है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशंस, पहले एक सिचुएशन था कि पहले टपाल जाती, उसके बाद क्या हो रहा था कि यहाँ से एक दूसरी जगह जाने में सारी चीजें को डिले होता था, टाइम डिले हो रहा था। जैसे कि कोई मैसेज हमें इंस्टेंट पहुंचाना था तो नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन डिजिटल लाइफ के अंदर सारी चीजें इतनी इजी हो गई है कि अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट कॉल लगाते हैं या तो मैसेज भी, वीडियो कॉल करते हैं, तो डायरेक्ट हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। ये है इसका इंस्टेंट कम्युनिकेशन। उसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डिजिटल लाइफ के अंदर पहले एक सिचुएशन था जब सारी चीजें मैन्युअली मैनेज होती थी। उसके बाद धीरे धीरे मीटिंग्स का है, जैसे कि आज हम गूगल मीट्स में कर रहे हैं। उसके बाद जूम है। वैसे बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, मीटिंग से, ऑनलाइन वेबिनार से, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। बीच में एक दौर आया था कोरोना का, उसके अंदर ये सबसे बड़ा इश्यू था कि स्टूडेंट्स को घर पे बैठे कैसे पढ़ाए। तो यही सर्वाइव करने का सबसे बड़ा जरिया बना था, ताकि स्टूडेंट्स को मैक्स टू मैक्सिमम नॉलेज हम शेयर कर सकें। तो ये एजुकेशन बेनिफिट्स है। उसके बाद एंटरटेनमेंट, हम सीधी चीजें हैं कि मोबाइल से हम बहुत सारे मूवीज देखते हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, वैसे बहुत सारी जगह पे जाके हम देखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है कि हम एंटरटेनमेंट हमारा कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये भी हो रहा है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जैसे कुछ भी मुझे सर्च करना है, कुछ भी मुझे जानना है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई ना कोई तरीके से हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। जैसे कि मुझे कोई चीज के बारे में ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, गूगल करूँगा, तो कोई भी सर्च इंजिन पे जाके मैं उसकी इंफॉर्मेशन गेन करूंगा और मैक्स टू मैक्सिमम मैं अपना इंफॉर्मेशन वहां से गेन करूंगा। सोशल कनेक्टिविटी, पहले क्या था, कहीं किसी से भी मिलना है तो फिजिकली जाके मिलना पड़ता था। अभी सारी चीजों को मिलना है, 5 दोस्त अलग अलग जैसे कि कंट्री में है, अलग अलग जगह पे है, तो वीडियो कॉल करके सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, जैसे कि आज हम सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो डिजिटल लाइफ का इतना एडवांटेज है, साथ में डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने ध्यान नहीं रखा डिजिटल लाइफ में हमारा सिक्योरिटी को लेके, हमारा डेटा सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे पहले एक फाइनेंशियली ग्रोथ भी था, अभी धीरे 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 डेटा का ग्रोथ भी हो गया है। अभी बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आ गया आपकी आपकी लाइफ पे। जैसे कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, जैसे कि आपको शूज चाहिए या तो कोई आप क्लॉथ के बारे में सर्च कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड आपको रिलेवेंट एड्स भी दिखाता है।
सो आपका डेटा जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं वो मिसगाइड या तो कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा इश्यू ये भी आ रहा है कि अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी आपके अकाउंट से, सोशल मीडिया के अकाउंट से अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं रखी है, सो आपका डेटा थेफ्ट होने का चांसेस है। उसके बाद ये सारी चीजें तो होते होते साथ में वेरियस साइबर अटैक्स भी होते हैं। और अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया तो इंटरनेट में हम सर्फ कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगह गए, कोई ऐसी जगह लिंक पे टिक किया है, तो इससे सबसे बड़ा इश्यू हो रहा था कि मिस यूज ऑफ इंटरनेट, ये इश्यू हो रहा था। अभी ये सारी चीजें, ये पूरा रिकॉर्ड है मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, जो सारी चीजें हो रही है कि वर्ल्ड के अंदर अभी 8.21 बिलियंस पब्लिक है लाइव। उसके अंदर फीमेल पॉपुलेशन 49.7 है और मेल पॉपुलेशन 50.3% है। और एक चीज समझ लो कि इतनी सारी पॉपुलेशन है तो साथ में डे बाय डे इंटरनेट यूसेज, मोबाइल यूसेज, लैपटॉप यूसेज, डे बाय डे इसकी कनेक्टिविटी और ग्रोथ हो रही है। सो कंट्री वाइज अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम अगर देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि पहले एक सिचुएशन था जब चाइना टॉप पे चल रहा था पॉपुलेशन पे, लेकिन आज ये रिकॉर्ड चेंज हुआ है, आज इंडिया सबसे टॉप पर है। और इंडिया के अंदर पर ईयर, यहाँ लिखा है ईयर ऑफ ईयर प्लस 0.90% बढ़ोतरी हो रही है, लोग बॉर्न हो रहे हैं इसके अंदर। तो अभी इंडिया के अंदर टोटल 1 अरब 460 करोड़ 64 लाख 7,000 अराउंड पीपल्स आर लिव इन इंडिया, मतलब टॉप पे है अभी इंडिया। उसके बाद चाइना है, यूएस है, मतलब ऐसे ऐसे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। सो ये साथ में हो रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि डे बाय डे अगर ये सारी चीजें हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सीधी बात है, पहले एक सिचुएशन ऐसी था कि अगर इंटरनेट यूज करना था तो उसके अंदर चार्जेबल आपको 1 GB मिलता था, लेकिन अभी इंटरनेट जो फ्री हुआ है, मतलब 5G कॉन्सेप्ट आया, आपको 1.5 GB 2 GB पर डे, या तो जो आप उसका रिचार्ज कराते हो उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आप देखो कि डे बाय डे इंटरनेट ग्रोथ भी बहुत हो रहा है। यहाँ 5.64 बिलियंस पीपल्स आर यूजिंग डे बाय डे इंटरनेट। अगर पूरा वर्ल्ड वाइड हम अगर देखें तो इंटरनेट एडॉप्शंस मतलब कितने परसेंट लोग यहाँ से लेकर साउथर्न एरिया एशिया में, मतलब काइंड ऑफ इंडिया के अंदर, और बाकी अदर डिफरेंट कंट्री में देखो अब कितना ग्रोथ हो रहा है पर डे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले है फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, स्टेइंग टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, वॉचिंग वीडियो, टीवी शो एंड मूवीज। उसके बाद कीपिंग अप टू डेट विथ न्यूज एंड इवेंट्स, मतलब ये सारी चीजें डे बाय डे। अगर इंटरनेट पहले सिचुएशन ये था कि फ्री नहीं था, और ये जो ग्राफ है वो 16+ लोगों का ही लिया है। उसके बाद टॉप साइट्स एंड विजिटिंग साइट्स एंड ऐप यूज, सबसे पहले चैट, क्योंकि ज्यादातर लोग चैट से ही बातें करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अभी सारी चीज हो गया कम्युनिकेशन के लिए, तो चैटिंग ऐप सबसे ज्यादा है। सोशल नेटवर्किंग जिसके अंदर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी चीजें ले लेते हैं। उसके बाद सर्च इंजिन एंड वेब पोर्टल्स, ईमेल, शॉपिंग, मैप, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ एक जनरली ग्राफ है। उसके बाद जो पहले एक सिचुएशन था तो उसके अंदर पर डे हमें 1 GB मिलता था, उसके बाद पूरे मंथ में 1 GB मिल रहा था, तो उसके बाद फिर पर मंथ हमें 2 GB मिलने लगा। उसके बाद फिर धीरे 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 जितना फ्री आया कोरोना के दौर में बीच में, जो ये 1.5 GB का कॉन्सेप्ट आया, 4G आया, 5G आया। सो अभी पर डे वर्ल्ड वाइड पर मंथ यहाँ इंटरनेट कंज्यूम 21.6 GB, एक ग्राफ है यहाँ आप देखो पर मंथ। यहाँ मंथली सेल्युलर डेटा कंज्यूम बाय द एवरेज स्मार्टफोन, मतलब स्मार्टफोन यूजर्स यहाँ 21.6 GB यहाँ लोग यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड में। ये पर्टिकुलर पर्सन के वाइज ऑन एन एवरेज ये रिपोर्ट निकाला है। तो सीधी बात है, इंटरनेट ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहे हैं तो साथ में क्राइम भी बढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेट जैसे फ्री हो गया, यूजर्स जैसे बढ़ेंगे, वैसे क्राइम करने का तरीका और क्रिमिनल माइंडसेट वैसे बढ़े रहेंगे, और साइबर क्राइम डे बाय डे वन होगा। सो जब इंटरनेट कंप्यूटर का जब एरा धीरे धीरे स्मार्टफोन का एरा जब स्टार्ट हुआ, सो इन 90s के दौर पे धीरे धीरे सारी चीजें न्यू डेवलप होती गई। तो इसके साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी जो ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और मोडस ऑपरेंडिस थी वो धीरे धीरे चेंज होती रही। सबसे पहले था मेलिशियस कोड्स आए 1997 के अंदर। उसके बाद ट्रोजन्स, एडवांस वॉर्म्स, आइडेंटिफाई थेफ्ट,
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसके साथ साथ डे बाय डे इसके अंदर चेंजेस होता रहा और डे बाय डे क्राइम इसके साथ बढ़ता रहा। तो हम आगे देखते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रॉड्स आया, लोगों को डेटा थेफ्ट करना आया, लोगों को मिसयूज करके गाइड करना है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट साइबर क्राइम करेंगे। हम आगे वन बाय वन साइबर क्राइम भी देखेंगे जो इसके साथ एलोकेटेड हुआ। सो मेन रीजन है साइबर क्राइम होने का। सबसे पहला एक खतरा, हम ये करें ना करें, या कोई धमका के करा रहा है, कोई ग्रूमिंग कर रहा है, कोई हमें स्टॉक कर रहा है। फिर उसके बाद ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे व्हाट्सएप पे या तो कोई भी सोशल मीडिया पे या तो ईमेल्स पे कहीं ना कहीं ऐसी लालच, लोग ग्रिड वाली ऐसी कोई इनविटेशंस लिंक आती है, या तो लिखा होता है कि आप ये लिंक पे टिक करो, अपना नाम देके आप किसी को इनविटेशन या मैसेज पास करो या विशेष भेजो। तो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, जैसे कि लॉटरी का हो गया स्कैम्स, उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें हो गई जिसके अंदर लालच में फंस के लोग ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर विक्टिम बन रहे हैं और शिकार हो रहे हैं। उसके बाद लेजीनेस, अगर हो गया है क्राइम आपके साथ हो गया है, लेकिन क्राइम होने के बाद आपने लेजीनेस दिखाई, आपने इसके अंदर अपना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्राइम आपके साथ हुआ है उसको आपने किसी को बताया नहीं है, मतलब लेजीनेस में अंदर आप रहे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आपको टाइम टू टाइम ये डे बाय डे ये लेजीनेस के कारण आपका जो खतरा है वो बढ़ता रहेगा। सो अगर ऐसा कोई भी आपके साथ हो रहा है तो इसके अंदर कंप्लेंट कहाँ करना है, किस तरीके से करना है और इसका रिजोल्यूशन कब आएगा, कैसे आएगा, वो एंड ऑफ द सेशन हम सारी चीजें हम देखते रहेंगे। तो सीधी बात है, क्राइम बढ़ रहा है तो क्राइम के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी नीड्स भी बहुत जरूरी है। सो इन 1997 उसके बाद जैसे जैसे एरा क्राइम्स का बढ़ता गया तो वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ आया। टर्म्स ऑफ आया मतलब साइबर सिक्योरिटी इज अ बॉडी ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रैक्टिस designed to protect network computers programs and data from the attack damage and unauthorized access। मतलब इन टर्म्स ऑफ इजीली हम समझने के लिए कोशिश करें तो ये है कि क्राइम बढ़ेगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी टूल्स ट्रेंडिंग जो सारी चीजें है वो हमें एक्वायर करनी पड़ेगी, हमें गेन करना पड़ेगा, और वो सारी चीजें करने के बाद हम हमारा जो नेटवर्क है, सोशल लाइफ है, हमारा एनवायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम सेव करें। जैसे दो तरीके से होता है कि सबसे हैकिंग होता है, दूसरा होता है फॉरेंसिक। साइबर सिक्योरिटी में इन दो पार्ट रहते हैं, हम इजीली समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला रहता है हैकिंग। हैकिंग मतलब क्राइम करना। उसके बाद इथिकल हैकिंग आता है तो क्राइम करने के लिए रोकता है। उसके बाद अगर क्राइम हो गया है तो फॉरेंसिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपको पूरा कैसे क्राइम हुआ वो पूरा वन बाय वन होता है। जैसे कि समझ लो कि यहाँ इजीली समझते हैं कि जैसे कि पोस्टमार्टम, अभी बीच में जो अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ उसके अंदर सारी चीजों की बोला कि पोस्टमार्टम किया जाएगा, फिर सारी चीजें क्या हुआ तो बताएंगी। सो फॉरेंसिक्स वन काइंड ऑफ पोस्टमार्टम होता है कि क्राइम कैसे हुआ पूरा आपको निचोड़ उसका देता है निकाल के। फॉर हैकिंग में क्या होता है कि 0 से लेके 100, मतलब वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग 0 से चालू करेगा, फिर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोडस ऑपरेंडीज उसके अंदर अपनाएगा, और अपनाने के बाद कैसे क्राइम कर रहा है वन बाय वन वो पूरा स्टेप्स होता है 0 से लेके 100%, और 100% वो क्राइम कर देता है और अपना फुट प्रिंट्स है, मतलब जो जैसे कि कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसके अंदर क्या रहता है, अपनी फुट प्रिंट्स निकालता है। तो सारी चीजें उसके करने के बाद उसका 100% हो गया अगर क्राइम होने के बाद। फिर फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर इंक्लूड होता है, और इंक्लूड होने के बाद वो पूरा 100% जो क्राइम हो गया उसको वन बाय वन उसका सॉल्यूशंस लेके धीरे 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 0% तक आता है। मतलब क्राइम होता है 0 से 100% और फॉरेंसिक्स होता है 100 से 0%। क्यों? क्योंकि क्राइम करता है 0 से लेके सारी चीजें इंफॉर्मेशन से क्लियर करता है, और फॉरेंसिक्स कैसे हुआ, क्या क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई, क्या क्या क्राइम करने के लिए इसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के, कहाँ से उसको इंफॉर्मेशन मिली, कौन कौन उसके अंदर शामिल है, सारी चीजें फॉरेंसिक्स के अंदर पता होती है। सो साथ में हम अभी स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। तो साइबर क्राइम्स के अंदर यहाँ बहुत सारे क्राइम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो इंडिया के अंदर और पूरे सारे वर्ल्ड के अंदर बैन है, स्टॉकिंग, बुलिंग, ग्रूमिंग, डिफरेंट डिफरेंट जॉब फ्रॉड्स रहते हैं, सेक्सटोर्जन है, मिसिंग केस, सिम कार्ड स्वैप है, मतलब ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स है जो आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो हम वन बाय वन हम सारे क्राइम्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्राइम क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और कौन से क्राइम के साथ क्या क्या उसके लॉस है। सो सबसे पहला है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूसिंग मटेरियल्स
refer to material content sexual image in form of children who is abused or sexually exploited। मतलब ये हो रहा है कि देखो इंडिया के अंदर तो देखना बैन है, वैसे बहुत सारी कंट्री के अंदर ये देखना बैन है। मतलब आप देखते हो, मतलब इंडिया के अंदर सारी चीजें आप देखना चाहोगे, अगर ये सारी चीजें एक्टिविटी कर रहे हो तो मतलब नॉर्मल ब्राउजर से सारी चीजें ओपन नहीं होता है, लेकिन लोगों ने डिफरेंट अलग अलग ब्राउजर से वो ओपन करके वो करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर बैन है। अगर इसके लिए अगर आप पकड़े गए तो बहुत सारे इसके अंदर एक्ट लग सकते हैं। और इन स्पेशली आप कोई भी चाइल्ड्स को लेके ये सारी चीजें हो रही है तो इंडिया के अंदर बहुत, और बाहर कंट्री के अंदर ये बहुत डिफिकल्ट लॉ है। और सेक्शन 67B के तहत आपको इट्स इज अ पनिशेबल और पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिप्लेसिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब कोई भी आप सोशल मीडिया फॉर्म के अंदर या तो कोई भी फॉर्म के अंदर कोई भी मीडिया के जरिए आप ये डिजिटली ये सारी चीजें शेयर कर रहे हो तो एज पर द इंडियन लॉ 67B के तहत आपके साथ बहुत बड़ी कार्यवाही की जाएगी। सो ये सारी चीजें नहीं करना है, देखना नहीं है और सारी चीजें शेयर नहीं करना है। उसके बाद है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है कि आप देखते हो कि बीच में बहुत सारे आप लोगों ने न्यूज के अंदर देखा होगा छोटे बच्चे गेम खेलते हैं और गेम खेलते के टाइम पे वो लोग कोई ना कोई बोलते हैं कि आप ये करो तो आपको इतने रिवॉर्ड बैग मिलेंगे, ये करोगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, ये करोगे तो आपको इतने सारे एडवांटेज होंगे, फीचर्स मिलेंगे आपको, ये कोई ऐसी गन वाली है तो फायर वाली गेम है तो आपको ये गन मिलेगी। सो बच्चे क्या करते हैं वो लालच में आके वो सारी चीजें कर देते। मेन रीजन जो हमें आगे डिस्कस किया है कि ग्रीड है, मतलब लालच है, लोभ है, फियर है और लेजीनेस है। सो ये साइबर क्राइम टोटल उस पर ही डिपेंड्स है। सो बुलिंग जो कि ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई तरीके से कोई आपको लालच देगा, फिर आप एक्सेप्ट करोगे, फिर एक्सेप्ट करने के बाद आपका सारा डेटा, आपकी सारी एक्टिविटी उसके नजर में आ जाएगी और ये सारी चीजें करने के बाद वो लोग आपसे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएंगे, मतलब आपको बुलिंग करेंगे। जैसे वन काइंड ऑफ समझने की कोशिश करें तो रैगिंग, ये रैगिंग वर्ड इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, आपको किसी ना किसी तरीके से आपको धमकाएंगे या तो ऐसी एक्टिविटी आपको करने के लिए बोलेंगे जो आपको करना नहीं है, क्योंकि आपने एक क्राइम कर दिया ऑलरेडी, उसको सारी डिटेल्स देके उसने जो बोला लालच में आके कर दिया। सो ये चीजें है। सो ये सारी चीजें अगर किसी के साथ आपके फ्रेंड्स या तो आपके कलीग्स या तो आपके कोई भी बच्चा है या तो आपके रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको गाइड करना है आपको। आप जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है आज वो आप लोगों को सबके साथ शेयर करना है, ताकि हम इंडिया के अंदर या तो बाहर जितने भी कंट्रीज है आपके रिलेटेड जहां जहां भी है वहां क्राइम करने से लिए रोक पाए हम। आप ये नॉलेज शेयर करें उनसे। तो ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो इसके साथ बच्चों को आराम से बोलना है कि कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ठीक है देखते हैं। फिर आप ऐसी एक्टिविटी है अगर एक स्टेज से ज्यादा हो रहा है तो आप इसके अंदर पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं cybercrime.gov.in पे जाके भी, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके भी ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। स्पेशल गवर्नमेंट इंडिया लॉ के तहत साइबर क्राइम के अंदर गर्ल्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्राविधान है, उनको पहली प्रायोरिटी दी जाती है और उनके जितने भी रिलेटेबल क्लाइम्स है उनके साथ फर्स्ट प्रायोरिटी में सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। सो ऐसा कुछ भी हो रहा है जाने अनजाने में कोई दिक्कत नहीं, आप जाके वहां इन्फॉर्म करो, सारी चीजें वो लोग गाइड करेंगे आपको और सारी एक्टिविटी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपने किया है और उसका सॉल्यूशन लाके आपको जल्द से जल्द वो आपको देंगे। उसके बाद है साइबर स्टॉकिंग। बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि मेरे इतने मिलियंस फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक है, यूट्यूब है, मतलब ये वन काइंड ऑफ हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या होता है कि जैसे कि यहाँ हमने यहाँ एक सिंबल देख रहा है कि एक पर्सन है यहाँ सामने काम कर रहा है, वो देख रहा है, स्टॉक कर रहा है। स्टॉक कर रहा है मतलब देखना है। जैसे कि कहीं हम रोड पे जा रहे हैं तो लोग घूमते हैं तो हम एक दूसरे को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। सो वन काइंड ऑफ ये स्टॉक है। स्टॉकिंग क्या होता है कि हम कोई एक्टिविटी कोई पर्सन कर रहा है तो हम उसको देखते हैं कि एक एक्टिविटी कौन से लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे लोग जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं और उसका रिकॉर्ड का एक निचोड़ निकाल के उसके ऊपर सामने एक्शंस लिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ जो रियल लाइफ एग्जांपल है जो मैंने देखा है मेरे करियर के अंदर। एक फैमिली थी जो गोवा घूमने गई थी, और गोवा घूमने गए थे तो वहां उन टाइम पे उन्हें पूरी फैमिली ने एक ग्रुप फोटो रखा और लिखा है कि एंजॉइंग वेकेशन एट गोवा। सो सीधी बात है अगर कोई भी बंदा अहमदाबाद से या तो सूरत से या तो कहीं ना कहीं सिटी से अगर गोवा जा रहा है तो 3-4 दिन का प्लानिंग करते ही जाता है, क्योंकि वहां गोवा जाएंगे घूमने या तो कोई भी ऐसे प्लेस पे जाएंगे तो 3-4 दिन लगता है।
सो वहां क्या था, उसके फॉलोअर्स में एक स्टॉकर थे, मतलब जो फॉलोअर्स था उसमें एक रॉबर भी था, मतलब चोर भी था। तो ये सारी चीजें क्या किया वो ध्यान रख रहा था, क्योंकि वो जो पर्सन था वो वेल नोन पर्सन था, उसके साथ मतलब फाइनेंशियली और उसका पॉपुलेशन भी अच्छा था, मतलब एज ए पब्लिक डिमांड भी उसका अच्छा था, मतलब वेल नोन पर्सन था, तो उसके पास फाइनेंशियली भी अच्छा ग्रोथ था। तो स्टॉकिंग जो कर रहा था चोर, तो उसको पता चल गया कि ये बंदा 3-4 दिन यहाँ है नहीं। तो उसने क्या किया, वही टाइम पे उसने नोट किया कि वहां उसके घर के अंदर एक एक दिन पूरा वहां आजू बाजू स्टॉक किया कि कौन है, क्या हो रहा है डे नाइट में, सारी चीजें वहां नोट किया। और उसके बाद अगेन दूसरे दिन वहां उसकी पोस्ट आई कि उसने ये बीच पे एंजॉय कर रहा है, तो सीधी बात है कि वो आज तो घर पे नहीं आने वाला है। सो वही रात में वो रॉबर के उसके घर के अंदर चोरी किया, और जितना भी सामान था वो लेके वहां से फरार हो गया। मतलब ये स्टॉकिंग, मतलब फॉलोअर्स, ये सारी चीजें होती है। सो आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो अपनी पर्सनल लाइफ बने उतना लोगों से शेयर मत करें, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं जा रहे हो तो आप अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं मतलब अब बन रहे हो, विक्टिम बन रहे हो, मतलब अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो लोगों के साथ कि मैं ये हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, ये सारी चीज। सो अपनी जो सोशल लाइफ है, अपनी सोशल फोटो है, कहीं ना कहीं जितने बने उतनी आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आप कम से कम सोशल मीडिया के अंदर शेयर करिए। आप सोशल मीडिया के अंदर शेयर करने के साथ साथ आप पर्सनल लाइफ जो आप एंजॉय कर रहे हो वो करिए, सोशल मीडिया में कम रहिए। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है कि आपका कहीं ना कहीं फोटो, या तो आप पर जो एक एक्टिविटी कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो उसको एक पूरा उसका नॉलेज गेन करके उस पर डेटा साइंस, फिर डेटा, बिग डेटा कॉन्सेप्ट, फिर एआई एमएल कॉन्सेप्ट, आप जो मैंने आगे भी बात किया, आप कोई ना कोई चीज सर्च करो तो वो उसका एड्स आपको दिखा रहा है। सो अब ये सारी चीजें वहीं वहीं ना वहीं कहीं उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब आपका डेटा कहीं ना कहीं रिवील हो रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए कि आप कहीं ना कहीं जहां पर भी जा रहे हो, सो एक बात का खास करके ध्यान रखें कि आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं अगर डैमेज होगी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। उसके बाद है साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग इज व्हेन अ पर्सन बिल्ड एन ऑनलाइन रिलेशनशिप विद यंग पीपल एंड ट्रैक एंड प्रेशर हिम हर इनटू डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट। मतलब यहाँ तो आप डे बाय डे आप देखते रहोगे कि किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हुए, और कनेक्ट होने के बाद फिर उनकी थोड़ी रिलेशंस बढ़ी, फिर धीरे धीरे बोला कि फोटोज भेजो आप अपना, फिर न्यूडिटी वाला फोटो मंगाए, और ये सारी चीजें फोटो मंगा के बाद फिर ब्लैकमेल करना चालू कर देते। और ब्लैकमेल करते इसके ज्यादा अगर आपने उस टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो डे बाय डे ये सीधी चीजें, ये ब्लैकमेलिंग बढ़ते रहेगा। इसके साथ इंडिया के अंदर पर ईयर बहुत सारे लोग इसके अंदर किसी को ना बताने अपनी आइडेंटिटी डैमेज, मतलब आपको अपनी नेम फेम अगर खराब हो रही है तो उसके चक्कर में वो लोग बहुत सारे इंडिया के अंदर जान दे रहे हैं, और बाहर कंट्री में भी ये सारी चीजें हो रही है। सो ऐसी चीजें ना हो, और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है सो कोई दिक्कत नहीं, आप जाके ये सारी चीजें गवर्नमेंट मतलब पुलिस स्टेशन में या तो ऑनलाइन कंप्लेन करके भी कर सकते हैं। आगे भी मैंने बताया कि चिल्ड्रंस के लिए और गर्ल्स के लिए स्पेशल इंडिया के अंदर प्राविधान है, उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर उसका सॉल्यूशन किया जाता है। उसके बाद है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स। कोई ना कोई तरीके से जो जॉब सीकर्स है वो क्या करते, कहीं ना कहीं जॉब फाइंड करते, कहीं ना कोई ऐसे एप्लीकेशंस वो लोग कर लेते हैं, और वहां से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे एप्लीकेशन करने के बाद वहां से कोई रिवर्ट बैक कोई फॉर्म आता है, और वो बिना जाने अनजाने में वो फॉर्म फिल कर देते हैं, और फॉर्म फिल करने के बाद उनका डेटा जो होता है कोई ना कोई तरीके से रिवील होता है, काइंड ऑफ जैसे कोई लिंक होती है, फिशिंग लिंक, या तो कोई ऐसी एपीके फाइल भेजेगा, या तो कोई ऐसा डाउनलोडेबल फाइल्स भेजेगा। सो क्या करेगा, किसी तरीके से वायरस फॉर्म या ट्रोजन से आपके सिस्टम में आएगा, और सारा आपका डेटा रिवील करेगा, डैमेज करेगा, और कहीं ना कहीं इस तरीके से अल्टर भी कर सकता है। सो ये सारी चीजें करें, क्योंकि लुभावनी लालच में आप अगर अगर पैसा दे रहे हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं अभी, कि हम आपको जॉब देंगे, आप इतना पहले पे करिए, आपका ये प्रोसेस होगा, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो कंपनी बंद हो जाती है, कहीं कांटेक्ट रखता नहीं है। और ज्यादातर ये लोगों के साथ बहुत होता है जो जॉब सीकर्स होता है। सो आपके अगर कोई भी आप जॉब सीख कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप जॉब फाइंड कर रहे हो, सो प्रॉपर अप्रोप्रिएट सोशल जैसे कि लिंक्डइन है वहां जाइए, लिंक्डइन में भी बहुत सारी जगह होता है, लेकिन अभी डे बाय डे उसका रेशियो कम हो गया। प्रॉपर है, जेन्युइन कंपनी है, वहीं आप अप्लाई करिए, और डायरेक्ट अप्लाई करिए, किसी के थ्रू अप्लाई करने की जरूरत है, डायरेक्ट अप्लाई करिए। अगर कोई चलिए से जा रहा है, तो पहली बात है कि जो जॉब प्रोवाइड्स करते हैं वो लोग कभी किसी के साथ पेमेंट लेते नहीं, जो पेमेंट लेते हैं वो कंपनी से लेते हैं, क्योंकि हमारा भी यहाँ प्लेसमेंट कंसल्टेंसी, वहाँ पे हम स्टूडेंट से कोई भी चार्ज हम, या तो जो जॉब सीकर है उसके साथ कोई चार्ज हम लेते नहीं है।
उसके बाद ऑनलाइन सेक्स, जैसे कि हमने बात किया कि ऑनलाइन कोई भी ऐसे मीडिया से, जैसे कि व्हाट्सएप है या तो कोई भी ऐसे सोशल मीडिया से आप कोई ना कोई तरीके से आप शेयर कर रहे हो। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से लॉ इंक्लूड होता है। सो ये सारी चीजें ना करें, किसी के साथ शेयर, इमेज, डिजिटल इमेज है, वीडियोस है, ऐसे कुछ भी चीज शेयर मत करिए। और इसके अंदर किसी को आप अगर व्हाट्सएप या तो कोई भी सोशल मीडिया के अंदर आप कोई ना कोई बैड वर्ड्स यूज कर रहे हो मैसेज में भी, तो भी इंडिया के अंदर उसके प्राविधान है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके अंदर एक एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, बीच में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि ये मतलब इसके न्यू वीडियो कॉलिंग फ्रॉड्स तो बहुत सारे हो रहे हैं। उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं कि सर ऐसा हुआ है तो क्या करें। क्या हो रहा है, व्हाट्सएप के अंदर या तो सोशल मीडिया के अंदर आपको मैसेज आता है, फिर मैसेज आने के बाद आपके साथ नॉर्मल बात करके सीधा वीडियो कॉल करता है, और वीडियो कॉल करने के टाइम पे वो क्या करेगा, ऐसा वीडियो दिखाएगा आपके सामने, ऐसा वो लोगों ने पूरा प्रिटेंड रेडी करके रखा रहता है, आपको भी बोलेंगे कि आप भी न्यूडिटी करके ऐसा वीडियो बनाओ, फिर वही रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेलिंग करेगा और आपके साथ मनी का वो बोलेगी कि आप हमें इतने पैसे दीजिए वरना हम आपका ये भी जो भी वीडियो था आपका वो पूरा हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मतलब ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर आपका ये वीडियो हो गया वो वायरल करेंगे। सो एज पर द इंडियन और इंटरनेशनल लॉ आप ऐसा कोई भी वीडियो कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकते, तो पहले घबराने की जरूर नहीं है। अगर फिर भी ऐसा कुछ लग रहा है सो स्ट्रांग होके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या तो आपके आसपास में जितने भी है वहां जाके इन्फॉर्म करिए, या तो कोई प्रॉपर कंसल्टेंस है जैसे कि आप हमें भी कॉल करके हम इसका गाइडेंस ले सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे कर सकते। सो आप यहाँ गाइडेंस करके भी ले सकते हैं। इसके अंदर घबराने की कोई जरूर नहीं है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है और इसके साथ वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर द लॉ ये सारी चीजें करना, किसी को ब्लैकमेलिंग करना वो भी सबसे बड़ा क्राइम है, और वन काइंड ऑफ ये मेंटली हरेसमेंट भी होता है। तो अगर कोई ऐसी चीज कोई भी पर्सन कर रहा है कि आपका वीडियो उतारने के बाद आपको बोलेगा ये करो वो करो, आप हमें इतना पैसा दो तो ही हम आपका वीडियो नहीं रखेंगे वरना ये रख देंगे, दिस इज वन काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग, आपको हरेस करे, बुलिंग करे। सो इसके साथ बहुत सारे क्राइम लगेगा अगर ऐसा कोई इंसान पकड़ा गया करते हुए तो। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपके साथ रिलेटिव में या तो फ्रेंड्स में किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आराम से उसको बोले टेंशन मत लो, उसको ब्लॉक करो, या तो अच्छे से उसको बात करो, तू यार ऐसा भी बोलो जो करना है कर, मैं तुझे पैसा देने वाला नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैंने तुम्हारी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में कर दी है, आपको जो भी होगा वो पुलिस ही बात करेगा, आपको करना है वायरल कर दो, वो कुछ नहीं करेगा, आपको कॉल करना बंद कर देगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने इसके सॉल्व किया है इसके रिलेटेड। उसके बाद एक विशिंग मैसेज आता है आपके पास। विशिंग मैसेज में कैसा होता है कि आप पर एक मैसेज आता है जिसके अंदर आपको एक अच्छा सा मैसेज भेजेगा कि हम आपको इतने इतने विश कर रहे हैं, इतने इतने एडवांटेज दे रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज भी आते रहेंगे कि आपको ये एडवांटेज मिल रहा है, ये एडवांटेज मिल रहा है, और आप उसके अंदर वो लिंक पे या तो कहीं ना कहीं टिक कर रहे हो। सो टिक करने के बाद या तो कोई कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं ये बैंक से बोल रहा हूँ, इसके अंदर हमने एक नवी एक प्रोडक्ट लॉन्च की, इसके अंदर हम आपको एक मैसेज कर रहा है, और मैसेज करने के बाद आपका एक ओटीपी आएगा वो हमें दीजिए, फिर आप हमें 5 स्टार देना, ये करके आपको किसी ना किसी लुभावनी चीजें बोलने के बाद आपका सोर्सेज, आपका जो फाइनेंशियल बैंक डिटेल्स है सारा वो ले लेते हैं कॉल करके। दिस इज वन काइंड ऑफ ऑल्सो, इसको हम बोल भी सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग करके भी ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और फेक कॉल और ये भी कर सकते हैं, और कॉल बॉम्बिंग भी कर सकते हैं, बार बार आपको कॉल मैसेज करके आपका जो सोशल मतलब आपका जो फोन है या तो लैपटॉप है उसको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद एसएमएस, इसको बोलते हैं स्मिशिंग। आपको मैसेज आते हैं जो आगे हमने बात किया, फिर एसएमएस, एसएमएस बॉम्बिंग। उसके बाद ये हो रहा था कि इसका एक लाइव एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, वो भी बहुत दिनों पहले की बात है, मैं अभी 15-20 दिन की पहले ही बात हो रहा है, एक काम हुआ था, मुझे कॉल आया था। सो कॉल आने के बाद बोला कि एक पर्सन ने कॉल किया कि सर आपका सिम 2-3 घंटे के लिए बंद होगा नेटवर्क इश्यू के टाइम पे, क्योंकि यहाँ से नेटवर्क चेंज हो रहा है, आपका नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो 2-3 घंटा लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा थोड़े टाइम में। सो इसने क्या किया, उसने उसके सोशल मीडिया यूज करने के बाद वहां से उसकी सारी डिटेल, जैसे कि हम जनरली सोशल मीडिया पे अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, पूरा नाम, सारे डिटेल्स रखते हैं, और पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का भी पूरा नाम लिखते हैं, पेरेंट्स का भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है। सो मतलब समझो, समझने की कोशिश करो कि आपका पूरा डेटा आपके सोशल मीडिया, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पे। और
गर्ल्स और बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 19th बॉर्न क्वीन या तो 19th बॉय बॉर्न किंग, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ रिवील कर देते। पहले ऐसी सिचुएशन था कि पान कार्ड भी इजीली डाउनलोड कर सकते, जस्ट आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद। सो फिर आपका हो गया पान कार्ड, आपका फोटो था वो आपकी सोशल मीडिया लेके आपका फोटो डिजिटल प्रिंट करा लिया, और प्रिंट कराने के बाद आपके नाम का नया सिम कार्ड ले लिया, और आपका सारा जो भी फाइनेंशियल था वो मेल आईडी पे आएगा। क्योंकि हमारा क्या होता है जनरली, हमारा जो हमने टू फैक्टर भी इनेबल करके रखा है कि हमारे पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद हम देंगे तभी वो फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन होगा। सो आपके नाम का नया सिम वो ले लेंगे, आपके ही नाम से आपके ही आईडी से वो नया सिम ले लेंगे, और सारे एसएमएस उसके अंदर जाएंगे, फिर वो फाइनेंशियली आपके बैंक से फ्रॉड कर लेंगे, सीधी बात। और बैंक डिटेल्स कहाँ से कैसे लेता है वो हम आगे बैंकिंग फ्रॉड्स आते हैं उसके अंदर हम देखते हैं। ये बैंकिंग फ्रॉड्स के अंदर क्या रहता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड्स इन्वॉल्व इन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अनदर क्रेडिट और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन फॉर परचेस, किसी ना किसी तरीके से पर्पस ऑफ परचेस रहता है, और आपका फाइनेंशियली वो लोग चेंज करते हैं, मतलब काइंड ऑफ समझो कि आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड पूरा खाली कर देते हैं आपका बैंक अकाउंट। सो हम यहाँ देखते हैं वन बाय वन एटीएम फ्रॉड्स, कार्ड क्लोनिंग, MSECR, फिर बैंकिंग ऑनलाइन जनरल फ्रॉड्स, इंस्टेंट लोन अप्रूवल्स एंड सेफ्टी टिप्स क्या रहती है। सो हम जब भी एटीएम में जाएंगे, सो आज के बाद आप लोग ध्यान तो रखते होंगे, लेकिन इसके बाद थोड़ा ज्यादा रखना है कि एटीएम में जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या क्या सारी चीजें ध्यान रखनी है। सो यहाँ देखोगे तो यहाँ एक क्या रहता है कि आप जहाँ कार्ड इंसर्ट करते हो वैसे यहाँ एक गैजेट रहता है जहाँ कार्ड इंसर्ट करते हो। सो ये क्या करेगा, आप जैसे ही अपना कार्ड यहाँ से इंसर्ट करोगे, तो जैसे ही आप इंसर्ट करते हो तो पूरा आपका कार्ड रीड हो जाता है। क्या करते हैं, पूरा आपका कार्ड रीड होता है, आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो भी है उसका सारा उसका डेटा है, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर है, सीवीवी नंबर है, मतलब उसका सारा डेटा उसके अंदर वो पूरा वो नोटिफाई कर देता है, नोट कर लेता है और अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। उसके बाद हम इतने इंटेलिजेंट है, कोई देखता है कि नहीं देखता पता नहीं, लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं पासवर्ड डाल देते हैं ऐसे। सो जैसे यहाँ से हम पासवर्ड डालते हैं, सो सीधी बात है, एक एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हमें पासवर्ड सिक्योर करना है, आजू बाजू कोई नहीं देख रहा है, तो हम हाथ ऊपर ऐसे करके डालते हैं, लेकिन नीचे ऐसा है, तो इसको बोलते हैं की लॉगर। मतलब हम जो भी सारी डेटा हम इसके अंदर पासवर्ड डाल रहे हैं, सो वो क्या करेगा इसके अंदर स्टोर करेगा और वो अपने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। क्लियर है। और यहाँ क्या लेते हैं, ऐसा हो ना तो बहुत सारी जगह पे देखा है कि यहाँ कैमरा भी लगा रहता है, यहाँ देखो यहाँ कैमरा भी लगा रहता है, जो आप पासवर्ड डालते हो तो वहां वो कैमरा के साथ साथ वो क्या करेगा, वो पूरा आपने जो पासवर्ड डाला है वो कैप्चर कर लेगा कि आपने कौन से नंबर्स कराए हैं, आपकी पिन कौन सी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कार्ड क्लोनर भी है, वो आप कार्ड डालते हो जैसे तो पूरा आपका कार्ड क्लोन करता है, जैसे कि ह्यूमन एक जैसा का दूसरा आप मिरर में देखोगे, सो अपने आप को तो आपको सेम क्लोन दिखेगा, वैसा कार्ड सेम टू सेम ये बन जाता है। यहाँ ये भी एग्जांपल्स के साथ दिया है। उसके बाद कहीं ना कहीं आप घूमने जा रहे हो, जैसे कि कोई ना कोई मॉल में जा रहे हो या तो आप कहीं पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, नोट करोगे कि ये सारी एक्टिविटी हो क्या रही है। तो आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपना कार्ड स्वैप करा रहे हो, तो देखना है कि वो कार्ड का सही से इस्तेमाल करा है कि नहीं। या तो ज्यादातर आप ट्राई करना खुद ही कार्ड स्वैप करना, किसी को करने मत देना, क्योंकि इतना छोटा सा डिवाइस आता है, ये पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में आप देखोगे इतना छोटा सा डिवाइस रहता है। वो क्या करेगा, जैसे ही कार्ड यहाँ से स्वाइप करेगा, तो जैसे ही स्वाइप करेगा आपका कार्ड, तो आगे हमने एटीएम में देखा वैसे सेम यहाँ कार्ड स्वाइप करेगा तो आपका सारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। यह एग्जांपल्स है, जैसे कि HSBC यहाँ लिखा है, वो आप जैसे ही कार्ड करोगे तो इसके अंदर पूरा डेटा आ जाएगा, और डेटा स्टोर करेगा अपने डेटाबेस के अंदर। और हम पासवर्ड डालते हैं और स्मार्ट अपने आप को मानते हैं कि ऐसे ही बिना कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, वो बिना जाने हम पासवर्ड डालते हैं। सो अगर कोई भी ऐसा लोग है जो आपका पासवर्ड डालने के टाइम पे देख गया, सो वो पासवर्ड क्या करेगा, कहीं ना कहीं नोट करेगा और उसका फिर मिस होगा। फिर बहुत बोलते हैं कि हमारे साथ हमारा क्रेडिट कार्ड रिवील हो गया, हमारे क्रेडिट कार्ड से इतना सारा पैसा गया, यही चीज होता है अगर आपने ध्यान नहीं रखी हो तो। फिर जैसे कि यहाँ हमने देख रहे हैं कितना छोटा सा डिवाइस रहता है, फिर और ये जो डिवाइस है इसके अंदर आपका कार्ड का क्लोनिंग, मतलब सेम टू सेम कार्ड नया ऐसा बन जाता है, और सेम वो कार्ड मिसयूज करते हैं वो लोग, पासवर्ड डालते हैं। और यहाँ सारे गैजेट्स ये होता है। आगे हम जाते हैं, उसके बाद जनरल बैंकिंग फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स हम देखते हैं।
फिर हमने कोई ना कोई तरीके से ऐसे मेल आता है या तो कोई ना कोई तरीके से हमें मैसेज आता है कि भाई आपका बैंक सिक्योरिटी डाउन हो गया है, तो आप अपना पासवर्ड चेंज करिए या तो अपने आपका केवाईसी अपलोड करिए या तो कुछ भी करके कोई मेल आता है तो हम उसको लिंक पे टिक करते हैं। सो वो क्या रहता है, फिशिंग लिंक रहती है या तो कोई ना कोई तरीके से ऐसी लिंक रहती है जो रिडायरेक्ट करेगा बैंक के अंदर। लेकिन उसका जो आप देखोगे तो जनरली जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के साथ समझे, जैसे कि यहाँ गूगल है तो गूगल का स्पेल क्या होता है, GOOGLE.com। गूगल का मेन डोमेन ये है। लेकिन आप गूगल की जगह GOO की जगह डबल ओ कर दो तो G है उसकी जगह 00 कर दो, G00GLE, तो किसी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा अगर अच्छे से नहीं देखा होगा तो। और वो लिंक पे टिक करेगा तो सीधी बात है वो रिवील हो जाएगी। फिर वो एक क्या करेगा, वही लिंक टिक करने के बाद वायरस आ जाएगा आपके सिस्टम के अंदर या तो ट्रोजन आएगा। और ट्रोजन आने के बाद सारा आपका डेटा हैकर या तो जो भी ये एक्टिविटी करे उसके साथ आपका डेटा जाएगा। सो इसकी सारी चीजें करने के बाद क्या क्या ध्यान रखना है हमें, सेफ्टी टिप्स क्या क्या हमें फॉलो करनी है। अगर क्राइम से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बी अवेयर टेम्पर फ्रेक एटीएम्स। मतलब आप कहीं एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हो, सो आपको जाके देखना है कि कहीं टेम्पर तो नहीं हो रहा है किसी ना किसी तरीके से। फिर आप कहीं ना कहीं आप अपना पिन कहीं एंटर कर रहे हो, सो आप जब भी एंटर करो तो उसको कवर करके फिर वो एंटर करें ताकि कोई देख ना पाए, क्योंकि पिन आपका है, एटीएम आपका, कार्ड आपका है, पैसा भी आपका है। सो आप जहां पर भी जाओ तो अपना हाथ या तो किसी ना किसी से कवर कर लो ताकि कोई आपका पिन ना देख पाए। अगर कोई बात नहीं आपका वो कार्ड भी कोई ना कोई तरीके से रिवील हो रहा है जा रहा है, लेकिन उसके पास पिन नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा 3 से बार ट्राई करेगा फिर ऑटोमेटिक कार्ड वो ब्लॉक हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका वो पिन ना देखे। इसके बाद ये होता है कि कोई भी आप कहीं पे भी एटीएम में जा रहे हो और कोई आके आपको बोलता है कि भाई मुझे आता नहीं है या तो प्लीज आप मुझे समझाइए कि कैसे हो रहा है या तो मुझे एटीएम से पैसा निकालना है, तो ऐसे स्ट्रेंजर्स मतलब किसको आप जानते नहीं हो और उसके साथ मतलब उसने बोला है कि मेरे मुझे एटीएम से पैसा निकालना है और एटीएम का पिन ये है, और आप जाके आप अच्छे बनने के चक्कर में जा रहे हो और एटीएम से आप पैसा निकाल रहे हो और पैसा निकाल रहे हो और साथ में उसको दे रहे हो। सो आपको नहीं पता है कि जो वो बंदा है वो स्ट्रेंजर जेन्यून है कि नहीं है, आप नहीं जानते उसके बारे में क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि अच्छे बनने के चक्कर में आप किसी ना किसी तरीके से अपना भी नुकसान करा रहे हो। सो बिना जाने आप किसी की हेल्प मत करना, क्योंकि कोई भी ऐसा आ रहा है बोल रहा है कि मुझे नहीं आता एटीएम से पैसा निकालना, आप हमें निकाल के दीजिए, और वो बाहर खड़ा रहेगा, आप अंदर जा रहे हो, वैसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। क्योंकि वहां कैमरे के अंदर आपका उस टाइम पे पैसा निकालना, आपके एटीएम इंसर्ट करना, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होगा, किसी ना किसी तरीके से आप फंसोगे। सो ये ध्यान रखना है कि कोई ना कोई तरीके से आपके साथ ऐसा स्कैम या तो ऐसा आपके साथ क्राइम ना हो जाए स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए। सो अगर ऐसी कुछ चीजें हो रही है तो उसको साथ में लेके जाइए और उसको बताइए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप मत करिए, आप उसको गाइड करिए। आप ऐसा एक्टिविटी मत करिए, आप गाइड करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह पे आते देखते हैं फेस कवर करके आपको काट देते हैं, आप पैसा निकल के देते हो फिर फंसते हैं आप। सो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। स्पाम ईमेल आ रहे हैं तो उससे बचिए। दूसरा रहता है कि आपका जो फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगेन आई रिपीट, फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर पब्लिक वाईफाई यूज मत करिए, या तो किसी ने आपको इनविटेशन भेजा है वो यूज मत करिए। आपका ट्राई करिए मैक्स टू मैक्सिमम आप अपना पर्सनल इंटरनेट यूज करिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के अंदर, या आप घर से करें, आपके खुद का वाईफाई है जो सिर्फ आपके लिए, और ये वाईफाई के अंदर सिर्फ आपके घर के लोग ही शामिल है, मतलब आजू बाजू की कोई किसी को भी उसका पासवर्ड पता नहीं है तो ही आप अपना ये वाईफाई यूज करिए। बाकी आप अपना पर्सनल सेलफोन का ही इंटरनेट यूज करके आप फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन करिए, ताकि क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी आप कहीं ना कोई तरीके से कर रहे हो पब्लिक वाईफाई या तो कोई भी वाईफाई से, सो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि वहां आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो सारी डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, तो उससे वो डेटा रिवील करके वो डेटा गैदर करके फिर वो एक्टिविटी कर सकता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, जेन्यून नहीं है, बैड है, वो करेगा फिर। उसके बाद आपको अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपने लैपटॉप मोबाइल सारी चीज़ों सिक्योर करने के लिए आप एंटीवायरस भी यूज करो। आपको लग रहा है कि ये सारी एक्टिविटी मतलब जैसे कि बहुत सारे हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं,
सो आपको ये नहीं पता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो उसको अनइंस्टॉल कर दो। या तो जरूर नहीं है, हम देखते हैं कि हमारे फोन के अंदर जैसे कि लोग बहुत ऐसी सारी एप्लीकेशंस होती है जो रेगुलरली वो यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अपने फोन के अंदर रखते हैं, और इसकी नीड्स साल में एक बार होते, तो वैसे एप्लीकेशंस को फोन में रखने की कोई जरूरत नहीं, आप उसको डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, कोई रिक्वायर्ड नहीं है ऐसी चीज। क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर आपने ऐप सिक्योरिटी नहीं रखी है, तो ऐप सिक्योरिटी हम लेके आते हैं टॉपिक्स में, हम ये देखते हैं कि ऐप सिक्योरिटी क्या होता है। ऐप सिक्योरिटी ये होता है कि जैसे आपके फोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, तो वहां एक सेटिंग में जाके आप देखो कि ऐप मैनेजर में जाओ। सो ऐप मैनेजर में जाने के बाद ऐप परमिशंस में जाओ। सो आपकी कौन सी एप्लीकेशंस के अंदर कौन सी परमिशंस दी गई है। जैसे कि समझो कि व्हाट्सएप है, उसको कैमरे की नीड होती है, फोटो के लिए, वीडियो कॉल के अंदर नीड होती है, माइक्रोफोन की होती है, कॉल करते हैं। लेकिन आप कैलेंडर जैसी एप्लीकेशंस के अंदर उसको कैमरे की कोई नीड नहीं है। समझ रहे हो? कैलेंडर के अंदर कैमरा की कोई नीड्स नहीं है उसको। हमारा वॉइस का, माइक्रोफोन्स का भी उसको परमिशंस की जरूरत नहीं है। सो ऐसे कैलेंडर जैसे फेक एप्लीकेशंस हम डाउनलोड करते हैं, जैसे बहुत सारी समझो कि हम कोई भी डायरेक्शंस का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। सो डायरेक्शंस के एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम करते हैं, तो डायरेक्शंस की एप्लीकेशन जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, हमें चेक करना है कि कौन से डायरेक्शन में हम काम करें, वास्तु शास्त्र के हिसाब से हम कर रहे हैं। लेकिन वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ वो हमारा कैमरे का भी परमिशन मांग रहा है, माइक्रोफोन का भी परमिशन मांग रहा है, हमारा डेटा कॉल्स का भी परमिशन मांग रहा है। तो ये सारी परमिशन मांग रहा है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, वो ये सारी परमिशंस क्यों मांग रहे हो, उसको जरूर नहीं है। सो वैसे एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं करो, ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसको क्या करना है, आपको अनइंस्टॉल करना है, ऐसी एप्लीकेशंस करना नहीं इंस्टॉल। क्लियर? दूसरा होता है कि आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अंदर जा रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर मैनी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविटी कर रहे हो। सो आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए टू फैक्टर या मल्टी फैक्टर एक्टिविटी करो। उसके बाद आप एक अलर्ट सेट कर दो अपने मोबाइल बैंकिंग के अंदर कि इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो या तो इससे ज्यादा हम ना कर पाए, ताकि अगर कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा आपका कम नुकसान हो, जो ज्यादा हो रहा है उसकी जगह कम नुकसान हो। और बने तो वर्चुअल क्रेडिट डेबिट कार्ड भी आप इसके अंदर यूज करें, ताकि इसके अंदर सबसे बड़ा क्राइम से आप बचें। क्योंकि अगर फिजिकल कार्ड कहीं ना कहीं रिवील होता है, तो ये आपका ये वर्चुअल कार्ड इंपॉर्टेंट होता है। फेक कॉल से बचिए, सिक्योरिटी फ्रॉम मर्चेंट, पासवर्ड प्रोटेक्शन, पीपीपी हमेशा अपनाएं। इसके अंदर वैसे बहुत सारे सीवीवी प्रोटेक्शन, डिस्ट्रॉय, अगर आप कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो, जैसे कि समझो कि आपके पास नया आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आया है, तो पुराने क्रेडिट कार्ड की कोई नीड नहीं है अभी, क्योंकि आपने नया इश्यू करवा दिया है। तो आपका पुराना जो डेबिट क्रेडिट है उसको 100% डिस्ट्रॉय करके तोड़िए, और ऐसी तरह से थोड़ा उसका जो वो चिप्स वगैरह सारे उसका डैमेज करना, ताकि किसी के हाथ में भी आए तो उसके काम पे ना आए। क्लियर है? फिर सबसे बड़ा होता है कि हमने बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया हमने देखा, उसके अंदर क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कोई ना कोई फेमस पर्सन है, उसका दूसरा अकाउंट्स बन जाता है। सो वही अकाउंट्स बनाने के बाद वो क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो क्या करेंगे, आपके जैसे कि समझो कि कोई एक पर्सन है, उसका वेल नोन पर्सन है, उसका सेम अकाउंट बनाया और उसको फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजी, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसको क्या बोलेगा कि हमें मुझे इतनी मनी की नीड है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। सो आपको जानता है तो फिर आपको मनी दे देगा। फिर थोड़े टाइम पे पता चलेगा, फिर कॉल करेगा, पूछेगा तो भाई मैंने तो ऐसा बोला नहीं था, तो किसने बोला था? बोला कि ये नंबर से। फिर पता चलेगा उसके नाम का सेम एक मेल आईडी, एक नया अकाउंट्स बनाया, और उसके अकाउंट्स के अंदर कोई फेक पर्सन ने ये सारी एक्टिविटी करी, और इसके फाइनेंशियल भी फ्रॉड होते। सो ये क्या होता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब किसी ना किसी तरीके से किसी की भी आइडेंटिटी आप चुरा के उसका सेम नया आप अकाउंट क्रिएट करते हो। क्लियर है? उसके बाद फिशिंग। फिशिंग के अंदर सबसे बड़ा ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से आपको फिशिंग लिंक भेजते हैं, आप लिंक पे टिक करते हो, लिंक पे जैसे ही टिक करते हो फिर सीधी बात है आप अपना पूरा डेटा उसको हैंड ओवर कर देते हो, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है कि फिशिंग कैसे काम करता है। क्लियर? सो अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपके साथ हो रही है फिशिंग, जैसे कि आपके अंदर ईमेल से आ रहा है, या तो मैसेज के अंदर से आ रहा है, या तो कोई ना कोई तरीके से फिशिंग लिंक आ रही है, सो यहाँ देखो, यहाँ यहाँ एक एग्जांपल लिखा है कि अमेजोन का स्पेल क्या होता है, अमेजॉन। यहाँ अमेजॉन देखो, AMAZON है, और इसकी जगह इसने क्या कर दिया फिशिंग के अंदर, MAAMAZOON, सिंगल ओ की जगह डबल ओ कर दिया इसे, अमेजॉन।
और फिर आप टिक करने के बाद सारी अपना लॉगिन उसके अंदर लॉगिन करोगे तो सीधी बात है आपका सारा पर्सनल क्रेडेंशियल्स उसके अंदर चला जाएगा, फिर आपका फ्रॉड्स आपके साथ हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया है। सो उसके बाद होता है स्पामिंग। स्पामिंग क्या होता है कि स्पामिंग अकर्ड व्हेन समवन रिसीव अ अनसॉलिसिटेड अ कॉमर्शियल मैसेज वाया एन ईमेल। मतलब अगर किसी ने मेल किया है आपको और मेल करने के बाद वो सीधा स्पाम में गया, आप देख सकते स्पाम में गया मतलब वो जेन्युइन लेजिटिमेट नहीं है। अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो आप इससे भी अवेयर रहिए ताकि स्पाम से कोई भी ऐसी लिंक ओपन मत करें, क्योंकि गूगल ऐसे बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेल इंजिन होता है, उनका खुद का भी एक अल्गोरिदम और सारी चीजें रहती है। जो क्या करेगा वो अगर ये सारी एक्टिविटी हो रही है सो वो क्या करेगा उसको पहले से ही बाइफरकेट करके स्पाम में डालेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर कंप्लेन या तो पहले से वो एक्टिविटी ऐसी है। मालवेयर के अंदर देखिए कि हम जनरली सारी बोलते हैं कि वायरस आ गया वायरस आ गया वायरस आ गया, लेकिन एक्चुअली क्या वो वायरस है कि उसका डिफरेंट प्रजाति है। जैसे कि हमने कोरोना देखा, कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन कोरोना की बहुत ऐसी डिफरेंस डिफरेंस उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंस उसकी अलग अलग उसकी मतलब स्टेप्स थे, अलग अलग उसकी प्रजाति थी, वर्जन आए के वायरस के भी, कोरोना वायरस के भी। सो यहाँ भी होता है कि जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि मेलिशियस सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ मालवेयर। जैसे कि हम सारी चीजें बोलते हैं कि वायरस वायरस, लेकिन एक्चुअली ये वायरस नहीं है, वायरस कौन से फॉर्म में है वो सबसे पहले जानना जरूरी होता है। कि वायरस आते हैं वो क्या कर देगा आपके सिस्टम के अंदर जाएगा, आपका जो भी फाइल्स है उसको डिलीट करेगा, डैमेज करेगा, अल्टर करेगा, वो सारी चीजें करता है वायरस। या तो वो रेप्लिका बनाएगा उसका जेम्स, मतलब वो खुद का सिस्टम का रेप्लिका बनाएगा वायरस के अंदर। उसके बाद रहता है बॉम्ब्स, मालवेयर बोलते हैं। सो बोलते हैं कि सिस्टम के अंदर वायरस आ गए, एंटीवायरस डालो ये है, लेकिन एक्चुअली कौन से फॉर्म में है वो समझना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम ये पूरा डिस्क्रिप्ट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। वायरस ये काम करता है कि जैसे कि किसी ना किसी तरीके से अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ गया तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा डिलीट करेगा, डैमेज करेगा, अल्टर करेगा फाइल को, या तो उसकी रेप्लिका बनाएगा, दूसरा सेम ऐसा ही बनाएगा। वॉर्म्स क्या करेगा, ऐसा एक प्रोग्राम रहेगा, अगेन रिपीट, वॉर्म्स क्या करेगा, ऐसा एक प्रोग्राम रहेगा जो क्या करेगा उसका सेम कॉपी बनाएगा, क्या करेगा कॉपी बनाएगा और आपका जो स्टोरेज है वो फुल करेगा, और फुल करने के साथ साथ आपका जो सिस्टम का वर्किंग जो पूरा रहता है उसका परफॉर्मेंस रहता है वो डाउन करेगा। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि हमने बात की पीसी के अंदर ऐसी एक्टिविटी वो डाउनलोड ऐसा एपी के या तो ऐसी एप्लीकेशंस कुछ हमारे मोबाइल के अंदर या तो हमारे लैपटॉप या तो हमारे जो भी डिवाइस है उसके अंदर डाउनलोड होगा, और वो सारे डेटा अपने अटैकर को भेजेगा विदाउट एनी इन्फॉर्मिंग, और कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये एक्टिविटी क्या हो रहा है। सो ये ट्रोजन हॉर्स के बारे में हम यहाँ हम देख सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स यहाँ एक एग्जांपल्स लिया है। सो ये स्टोरी पर डिपेंड है, मैं इसके साथ एक स्टोरी भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ट्रोजन हॉर्स एक्चुअली होता क्या है। ट्रोजन सोर्स क्या होता है कि एक एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बहुत बड़ा किंगडम था, और जो बहुत बड़ा किंगडम था उसके अंदर एक ऐसा राजा था जिसके अंदर वो आज तक किसी से हारा नहीं था, और उसकी सेना भी बहुत स्ट्रांग थी, और स्ट्रांग होने के साथ साथ वो जो उसके जो सिपाही थे वो हर तरीके से हर मतलब हर वो कोई भी मतलब कोई भी अटैक उसके साथ होगा, कोई भी मतलब उसके साथ होगा तो वो 100% उसका सामना करके वो जीतेंगे, इतनी स्ट्रांग थी। तो उसके एक पड़ोस वाला उसका एक मतलब राज्य था, उसको पता चला किसी ना किसी तरीके से कि ये जो बाजू वाला किंगडम है जो इतना मतलब आलीशान है, इसकी स्ट्रांगनेस बहुत है, इसके सिपाही भी बहुत है, और इसकी सिपाही भी बहुत बहादुर है, वो हमारे पर हमला करने वाला है। और जो छोटा सा किंगडम था उसके बाजू में राज्य था, उसको पता चल गया कि आज ना किसी तरीके से हम हारने वाले कंफर्म है, क्योंकि हम उनके सामने एज ए फिजिकली अपना हम जीत नहीं सकते, अगर हम सामना भी करेंगे तो भी हम जीत नहीं सकते। तो उसने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसके तहत वो जीते, लेकिन वो कैसे जीते वो हम जानते हैं। उसने क्या किया पता है, आज नहीं तो कल मरना है, उसको फाइनल हो गया था। तो उसने बोला कि मरने से पहले ट्राई करते हैं, अगर जीत गए सो अपना किंगडम बचेगा और ये भी किंगडम मिलेगा हमें। तो उनका एक ऐसा उनका जो सेनापति था उसने एक ये चाल बताई कि सर हम ये कर सकते हैं कि उसके साथ हम सबसे पहले दोस्ती करें, और दोस्ती करने के बाद अच्छा सा रिलेशन मेंटेन करें, और रिलेशन मेंटेन करने के बाद हम आगे प्रोसेस एक करेंगे। सो राजा ने वैसे किया है कि उसके साथ अच्छी अपना पता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन उसने एक रिलेशन बिल्डअप के लिए
छोटे छोटे गिफ्ट्स भेजे, फिर अपना रिलेशंस बढ़ाया, थोड़ा कम्युनिकेशन किया, फिर उठक बैठक चालू किया, फिर धीरे धीरे अपना रेपुटेशन उसके सामने बढ़ाया और धीरे धीरे वो फ्रेंड सर्कल्स में आ गए। फिर धीरे धीरे वो सामने वाला जो किंगडम था, जो हमला करने वाला था, उसने सोचा कि नहीं, इनके साथ हमें नहीं करना है क्योंकि ये अपना फ्रेंड है, अपना करीबी है। फिर उसने जो छोटा सा किंगडम था, उसको पता था कि आज नहीं तो कल इसको पता चलेगा कि हम जो एक्टिविटी करने वाले मरेंगे। तो उसने क्या किया, एक ऐसा एक यहाँ हॉर्स है, हम यहाँ देख सकते हैं, उसने क्या किया, राजा को एक हॉर्स गिफ्ट किया बड़ा सा दिन में। और वो हॉर्स के अंदर उसके 100 से ज्यादा मतलब नौजवान सैनिक थे। उसके अंदर सारे अंदर अच्छे से सेट हो गए और बड़ा सा हॉर्स उसको गिफ्ट किया। जैसे ही रात हुई, मतलब जितने भी सैनिक उसके अंदर छुपे से, वो धीरे धीरे बाहर आए और मेन डोर ओपन किया और वहां से बाद छोटा सा किंगडम के सारे आ गए और रातों रात पूरा हमला करके वो पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। और फिर वो रात को जीत गए। मतलब क्या हुआ, चोरी से आना, रिलेशन बिल्डअप करना और आपकी सारी डिटेल वो ले लेना, मतलब यहाँ से सारा साम्राज्य वो लोग जीत गए क्योंकि रात को सारे सैनिक सो रहे थे तो इन्होंने पूरे सैनिकों को मार दिया रात को। फिर पूरा ये किंगडम उनका हो गया। तो ये ट्रोजन सोर्स वैसे ही काम करता है, कोई ना कोई तरीके से आपके सिस्टम में आएगा, आपके लैपटॉप में आएगा, मोबाइल में आएगा और सारा आपका डेटा बिना कोई रिग्जिक के, विदाउट कोई इन्फॉर्मिंग, वो सारा डेटा अपना हैकर्स को भेजेगा और कोई भी तरीके से आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे फोन के अंदर हो रहा है। कभी कभी हम ये जोड़ते हैं कि हमारा फोन गर्म हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ट्रोजन हॉर्स आपके फोन के अंदर या तो आपके लैपटॉप के अंदर आ गए, सो ऐसी रिलेटेबल बहुत सारी ऐसी मूवी है कि इसके अंदर कैमरा चालू रहता है, भले आपका पूरा लैपटॉप बंद है लेकिन कैमरा चालू हो, आप पर आइडेंटिफाई कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वायरस वॉर्म्स भी है और ऐसे ट्रोजन सोर्स भी है जो पूरा आपके साथ पूरा एक्सेस ले रहा है। सो ये पूरा ट्रोजन सोर्स, वॉर्म्स और वायरस का पूरा स्टोरी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया और कैसे कैसे काम करता है वो आपके साथ पूरा मैंने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद रैंसमवेयर, जैसे कि रैंसमवेयर वन काइंड ऑफ एक ऐसा एक्टिविटी है जो बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि इनके साथ रैंसमवेयर अटैक हो गया, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रैंसमवेयर अटैक हो गया। रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, सबसे पहले रैंसम मतलब अमाउंट, मनी, और वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। ऐसी एक्टिविटी होती है जो आप पर कोई ना कोई तरीके से आप इनका मेन मोटिव क्या होता है कि किसी ना किसी तरीके से आपसे फाइनेंशियली वो उसकी नीड्स कंप्लीट करें। ये लोगों ने ऐसा सॉफ्टवेयर या तो ऐसा ऐसा एक्टिविटी वो लोग परफॉर्म करेंगे कि आपका पूरा सिस्टम, आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उनके पास चला जाएगा। वो क्या करेगा, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी एम्प्लॉय को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसको बोले कि ये पेन ड्राइव कुछ नहीं करना है, आप अपने जाके सर्वर में डाल दो और 1 सेकंड के अंदर रखो, फिर वो निकाल लेना, बस इतना करना है, आपको पैसा मिलेगा। फिर वो जो एक्टिविटी पेन ड्राइव के अंदर था वो पूरा सर्वर के अंदर जाएगा और सर्वर से पूरा उसके नेटवर्क के अंदर चला जाएगा। और रैंसमवेयर का क्या होता है कि वो ऐसी एक्टिविटी करता है जो आपका पूरा डेटा इंक्रिप्ट करता है, इंक्रिप्ट इन टर्म्स ऑफ अनरीडेबल फॉर्म। जैसे कि आपने व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो व्हाट्सएप के अंदर आप देखते हो कि जब भी किसी के साथ मैसेज शेयर करते हो तो वहां एक लिख के आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब जो भी मैं डेटा भेज रहा हूँ सामने, जैसे कि मैंने किसी को हाई करके मैसेज भेज रहा तो सामने वाले पर्सन को हाई जाएगा और बीच में इसका एक इंक्रिप्शन रहेगा जो किसी अननोन पर्सन के सामने वो डिस्क्राइब नहीं करेगा कि किसने क्या मैसेज भेजा है। क्योंकि इंक्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ हम इजी समझने की कोशिश करें, सो अनरीडेबल फॉर्म मतलब जैसे कि मैंने हाई करके मैसेज भेजा, सो मैसेज अनरीडेबल फॉर्म में ऐसा जाएगा जैसे कि 09 हैज 12 ऐसा मैसेज आएगा। सो आपके दिमाग के अंदर ये रहेगा कि इसने ऐसा क्या मैसेज भेजा, क्योंकि ये जो इंक्रिप्शन के डिफरेंट डिफरेंट अल्गोरिदम यूज किए जाते हैं ताकि वो डेटा सेफ रहे। जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर क्या रहता है, हमारे मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, उसके अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों रहते हैं। जैसे कि मैंने हाई करके किसी को मैसेज भेजा तो सामने वाले पर्सन के अंदर जाएगा हाई ही मैसेज, क्योंकि जैसे मैंने हाई भेजा तो उसके सामने पर्सन पर जो मैसेज आएगा वो डिक्रिप्ट होकर ऑटोमेटिक वो हाई हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एंड टू एंड डिक्रिप्शन होता है। सो रैंसमवेयर क्या करेगा, कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करेगा और उसके किसी ना किसी तरीके किसी एम्प्लॉय को या तो उसकी वनएबिलिटी उसको फाइंड हो गई, सर्वर में एंटर होने के बाद उसका सारा डेटा वो क्या करेगा, इंक्रिप्ट करेगा। फिर इंक्रिप्ट करेगा मतलब वो अनरीडेबल फाइल में आ जाएगा, अरे अनरीडेबल फाइल में आ जाएगा तो फिर वो लोग क्या करेंगे, ऐसा एक मैसेज भेजेगी योर फाइल्स आर एन्क्रिप्टेड। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद आपका पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, हैक हो जाएगा। और ऐसा एक मैसेज आएगा कि अगर
आपको आपका डेटा चाहिए, सो इतने टाइम के अंदर आप ये बिटकॉइन अमाउंट के अंदर, ये बिटकॉइन आईडी के अंदर हमें इतना पैसा भेजिए, तभी हम आपका डेटा पूरा डिक्रिप्ट करके भेजें, मतलब जो आपका ओरिजिनल फॉर्म में था वो फॉर्म में हम वापस करके देंगे, वरना नहीं देंगे। और आप अगर पैसा दे रहे हो तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, अगर अच्छा रहेगा हैकर तो देगा, बाकी नहीं भी देते। पहले बहुत सारे ऐसे मैंने इंसिडेंट्स देखे हैं रियल लाइफ में। सो अगर इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि एजुकेटर और एम्प्लॉय, मतलब आपके एम्प्लॉयज है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन है, या तो आप कॉलेज में पढ़ाई करें तो आपके दोस्त के साथ आप ये सारी चीजें शेयर करिए। दूसरा रहता है कि क्या करेंगे, आपके जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली, उनको भी ये सारी चीजें एक्टिव उनको बोलिए कि अगर ऐसा कुछ भी चीज हो रहा है तो ना करें, क्योंकि अगर इसके अंदर आप पकड़े गए, सो इसके अंदर बहुत लंबे जाओगे, जेल के अंदर बहुत सारे इसके अंदर प्रावधान है। उसके बाद सेगमेंट योर एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस, मतलब आपका इंटरनेट एक्सेस है उसको सेगमेंट मोड पे लाइए और सेगमेंट करके सारी एक्टिविटी के करिए, ताकि अगर एक नेटवर्क डैमेज हो रहा है तो दूसरे नेटवर्क पे उसको डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद की कीप सिस्टम अप टू डेट, मतलब आपका जो भी सिस्टम है उसको आप अप टू डेट रखिए। उसके बाद मैनेज बैकअप प्रॉपरली, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो आपके सिस्टम के अंदर तो उसका रेगुलरली बैकअप करके रखिए, क्योंकि रेगुलरली आप बैकअप करके रखोगे, सो ये रेगुलर बैकअप करके रखोगे तो इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि आपने रेगुलर जैसे बैकअप करा तो आपका अगर ऐसा भी कोई भी फॉर्म के अंदर आपका वायरस आ गया, वॉर्म्स आ गया, तो आपका रैंसमवेयर आ गया, सो आपका पास ऑलरेडी बैकअप फाइल। सो आपको क्या करना है, आपको दिन में 15 डेज मंथली इसका प्रॉपर, आपका फोन है, लैपटॉप है, हर एक चीज का बैकअप लेके अपने सिस्टम पे या तो कहीं ना कहीं लेके रखिए, ताकि अगर किसी ना तरीके से आपके साथ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है तो आपके पास प्रीवियस सारा डेटा हो। जो भी लेटेस्ट था चलो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी आपका डेटा बचा रहे और वो भी ट्राई करिए कि रिकवर हो सकता है। क्लियर? सो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ा केस ऑफ रैंसमवेयर इन्फेक्शंस क्या होता है, कि इसके अंदर क्या रहता है कि परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्डर्स स्पाम और फिशिंग ईमेल आता है, अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो सबसे बड़ा ये स्पाम ये क्या करेगा, वो किसी ना किसी तरीके से आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लेगा। उसके बाद पुअर यूजर प्रैक्टिस, हमने अगर हमारे एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, जैसे कि कोई यूजर्स है, कॉलेज है, कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसको प्रॉपर एडुकेट नहीं किया है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा। उसके बाद लेग ऑफ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग जो अभी आपको मिल रही है, अगर उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आपको क्या करना है वो आपको पता नहीं रहेगा। उसके बाद हम जनरली क्या करते हैं, पासवर्ड ऐसे रखते हैं जो इजीली आइडेंटिफाई हो, क्योंकि ह्यूमन को याद रखना सबसे बड़ा दिक्कत होता है। सब जो पासवर्ड रखते हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए, एटलीस्ट 12 डिजिट से लेके 12 कैरेक्टर से लेके 16 या 18 कैरेक्टर तक का पासवर्ड रखिए, ताकि वो इजीली हैक ना हो। और पासवर्ड के अंदर मल्टीपल चीजें यूज करिए, जैसे कि कैपिटल्स है, फिर कैपिटल्स अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट है, न्यूमेरिक यूज करिए, स्पेशल कैरेक्टर यूज करिए फॉर द पासवर्ड क्रिएशन। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा, आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा, क्योंकि वो अकाउंट्स वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग है। उसके उसके बाद मतलब मेलिशियस वेबसाइट पे कोई जा रहे हो और वहां से आपका वो डाउनलोड हो रहा है, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। लेक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं है। आपके एग्जीक्यूटिव जो भी है, जो आपके एम्प्लॉयज है, फ्रेंड्स है, सर्कल से, उनको बोले, कोई फ्रेंड्स आपको देता है कि भाई मैंने ये पेन ड्राइव के अंदर ये मूवी दी है, तुम्हें अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर डाल दो। आपने जो फ्रेंड ने दिए वो 100% जेन्युइन है कि नहीं है उसके आपको पता नहीं है। आपने जैसे ही आपने मूवी मांगा तो वो एक वायरस या तो कोई भी ट्रोजन होगा, वो इसके साथ फिट करके आपको देगा। जैसे आपने मूवी अपने कॉपी करके अपने सिस्टम में ली, या तो पेनड्राइव जैसे आपने अपने लैपटॉप के अंदर इंसर्ट किया, तो पूरा ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो गया, वो अपना काम करना चालू कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है? सो किसी ना किसी स्ट्रेंजर से या तो अननोन पर्सन से कोई भी किसी ना किसी तरीके से आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो ध्यान से करना, कि आप कहीं ना कहीं कोई भी तरीके से आप खतरे में ना पड़ो। क्लियर है? उसके बाद डेटा ब्रीच है। डेटा ब्रीच क्या होता है कि जैसे कि हमने अगर प्रॉपर गाइडेंस सारी चीजें फॉलो नहीं की है, सो डेटा ब्रीच होगा। और डेटा ब्रीच क्या करेगा, डेटा ब्रीच इज इंसिडेंट इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड विदाउट ऑथराइजेशन, हमारी परमिशन के बिना हमारा डेटा किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई एक्सेस कर रहा है। उसके बाद espionage is act of the practicing operating the data and information without the permission and knowledge of the owner,
मतलब समझो कि आज कोई कंपनी है जो कोई एक्टिविटी काम कर रही है, कोई ऐसी प्रोडक्ट या तो ऐसी एक्टिविटी कोई कर रही है जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, फिर भी विदाउट इंफॉर्मेशन वो चीज लीक हो गई। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी मूवी थिएटर में आने से पहले वो सारे लॉन्च हो जाते हैं अलग अलग मीडिया पे, और लोग देखते भी है। तो ये सारी चीजें करते हुए पकड़े गए, तो इसका भी बहुत बड़ा साइबर क्राइम के अंदर इसका प्रावधान है। और अनऑथोराइज एक्सेस, विदाउट परमिशन कोई भी चीजें आपने एक्सेस किया तो उसको अनऑथोराइज एक्सेस बोला जाएगा। और ऐसा अनऑथोराइज एक्सेस करोगे कोई ना कोई तरीके से, तो आपको इसके अंदर बहुत बड़ा लॉस होगा, और इसके अंदर बहुत सारे इंडिया एक्ट मतलब इंटरनेशनल एक्ट भी इसके अंदर लागू पड़ेंगे। डॉस एंड डीडॉस अटैक, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अंदर हम साइबर क्राइम हम समझ रहे हैं, इसके अंदर एक है डॉस एंड डीडॉस। जनरली क्या होता है कि इसका सिंपल एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें कि डॉस एंड डीडॉस अटैक क्या होता है। डॉस मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस, और डीडॉस मतलब डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस। जैसे कि समझो कि कोई कॉलेज का मतलब बच्चों का एग्जाम दिया तो उनका रिजल्ट आया, तो सारे स्टूडेंट्स एक साथ में रिजल्ट देखने के लिए अगर देखने जाएंगे तो उनका सर्वर होगा वो क्या करेगा, थोड़ा हैंग होगा, थोड़ा रिस्पॉन्स लेट देगा। सो वो क्या करेगा, सर्वर को मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ में जाती है तो क्या करेगा, वो थोड़ा डिले करेगा रिस्पॉन्स देने के अंदर। सो डॉस अटैक वैसे ही परफॉर्म करता है। डॉस का कैम का क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से सर्वर या तो कोई ऐसी एक्टिविटी है वहां मल्टीपल टाइम पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ताकि उसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जाए, उसका जो सर्विसेज है वो डाउन जाए, और उसको जो उसकी रेपुटेशन है कंपनी की उसको डाउन किया जाए। डॉस ये होता है। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बिना सर्विस वो क्या आता है, एक जगह नहीं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह से वो अटैक करेगा और उसकी पूरी सर्विसेज क्या करेगा, उसको डाउन करेगा। क्लियर है? तो ये डॉस एंड डीडॉस ये काम करता है। और इसके साथ साथ हम ये भी बचे कि व्हाइट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग क्या होता है। जैसे कि कोई भी अटैक परफॉर्म करे हमारे सर्वर पे, अगर हमने उसको प्रॉपर सिक्योरिटी दी है, जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आपने क्लाउड फ्लेयर का नाम सुना होगा, जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, जैसे कि हमारा वेबसाइट है, वेब सर्वर है। सो वहां जैसे ही वो जाएगा तो क्या करेगा, उसके पास एक लिस्टिंग रहता है कि जो ये रिक्वेस्ट आ रही है वो लेजिटिमेट जेन्युइन है कि नहीं, वो फाइंड करेगा। अगर जेन्युइन होगा तो ही आगे जाने देगा, जेन्युइन नहीं होगा, डॉस अटैक कोई भी अटैक हो रहा है तो क्या करेगा, किसी ना तरीके से उसको डिस्ट्रैक्ट करके उसको बंद करेगा, ताकि हमारा जो सर्वर है वो सेफ रहे। मतलब ऐसे बहुत सारे वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप, फायरवॉल से, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अप्लाई करनी है। ऐसे अमेजॉन भी दे रहा है, क्लाउडफ्लेयर भी दे रहा है, गूगल खुद का भी दे रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे फायरवॉल प्रोटेक्शन है जो हमारे एप्लीकेशन को सेफ एंड सिक्योर करे ऐसे डॉस एंड डीडॉस अटैक से। उसके बाद वेबसाइट डिफेसमेंट। वेबसाइट डिफेसमेंट इज एन इंटेंडेड टू चेंज द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वेबसाइट एंड मेक इट डिसफंक्शनल। द अटैकर मे पोस्ट इंसिडेंट्स hostile and the obscene image, message और वीडियोस एक्सेट्रा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमने प्रॉपर सिक्योरिटी हमारे वेब सर्वर में या तो हमारे एप्लीकेशंस में नहीं रखी है, तो वो क्या करेगा, हमारा सारा डेटा लेगा, हमारे वेबसाइट्स का डेटा लेगा, और विजुअलाइज चेंज करके करने के बाद वही डेटा वो सर्वर पे अपलोड करेगा, और जो वेबसाइट जैसी दिखनी चाहिए वैसी नहीं दिखती है। यहाँ हम देख सकते हैं एक एग्जांपल है कि ये वेबसाइट है और साथ में इसका कोड है, वो क्या करेगा, कोड लेके पूरा मॉडिफाई करके या चेंज करेगा। बहुत सारे आप बहुत सारी जगह पे आपने देखा भी होगा कि वेबसाइट थोड़े टाइम के लिए वो डिसफंक्शन हो गई, फिर जब वेबसाइट वापस लॉन्च हुई तो उसका कुछ और ही उसका होलिया था, उसका कुछ और ही उसका फ्रंट एंड था, मतलब उसका डिजाइनिंग था। उसके बाद साइबर स्क्वाटिंग क्या होता है कि साइबर स्क्वाटिंग ये अनदर एक्ट है कि साइबर स्क्वाटिंग इज एन एक्ट ऑफ द रजिस्टरिंग ट्रैफिक इन और यूजिंग अ डोमेन नेम with an intended to profit from the goodwill of the trademark belonging to someone else। जैसे कि कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि उसका नेम एंड फेम उसकी डोमेन पे डिपेंड्स रहता है। जैसे कि गूगल एक डोमेन है, फेसबुक एक डोमेन है, वैसे बहुत सारे डोमेन है, अमेजोन है। वो क्या करेगा, सेम वो डोमेन नेम यूज करके, मतलब ऐसा डोमेन बना के, जैसे कि आगे हमने बात किया था कि अमेजॉन, तो AMAZON उसका स्पेल है, लेकिन उसकी जगह AMAZOON कर देगा, अमेजॉन। अगर एक नजर से देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेबसाइट फेक है। फिर वो ऐसा क्या करेगा, उसकी गुडविल है, उसका जो कंपनी की नेम एंड फेम है वो उसका डैमेज करने के लिए पूरा कोशिश करेगा, और इसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसे साइबर स्क्वाटिंग ऐसा होता है। उसके बाद फार्मिंग। फार्मिंग क्या करेगा कि फार्मिंग इज अ साइबर अटैक एमिंग टू रिडायरेक्ट अ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ अनदर बोगस वेबसाइट। वो क्या करेगा, फार्मिंग करेगा, उसकी जो मेन वेबसाइट है, यहाँ हम एग्जांपल भी समझ, एग्जांपल्स क्या करें, एग्जांपल लेते हैं।
अटैकर क्या करेगा, एक यहाँ एग्जाम्पल है www.amazon.com, एक एग्जाम्पल्स लिया उसके अंदर, वो क्या करेगा, उसका डीएनए चेंज करने के बाद वो दूसरे वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर देगा, मतलब उसका जो मेन वेबसाइट है उसी जगह वो दूसरी वेबसाइट पे जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां लोग फंसे। ये होता है फार्मिंग। उसके बाद क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है, क्रिप्टो जैकिंग ये होता है कि क्रिप्टो जैकिंग इन अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द कंप्यूटिंग रिसोर्स टू द माइन क्रिप्टो करेंसीज। और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो हमने आगे देखा कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है। उसके बाद व्हाट्सएप के अंदर वीडियो कॉलिंग में हम देखते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी होता है, ये सारी चीजें एक्टिविटी हो रहा है। उसके बाद ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग आपने जनरली नाम सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे ब्राउजर है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ क्या होता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल्स यहाँ एक हम ब्राउजर ले रहे हैं, टॉप ब्राउजर, टॉप ब्राउजर के अंदर हम जाने के बाद अगर हमने सेफली उसको ओपन नहीं किया और सेफली हमने सारी चीजें उसकी फॉलो नहीं की है, जो यहाँ बोलता है कि ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग इज क्राइम ऑफ द एक्ट सेलिंग ट्रांसपोर्टिंग और इलीगल importing unlawful controlled substance such as heroin, cocaine and मतलब ऐसे बहुत सारे जो ऑनलाइन ड्रग्स हैं, अगर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन मतलब गवर्नमेंट के अगर हाथ में आ गए ये ऑनलाइन ट्रैफिकिंग करना, तो इसके अंदर बहुत सारे एक्ट हो सकते हैं और ये सारी इलीगल एक्टिविटी है। सो ये ऐसे ट्रॉल ब्राउजर है, ट्रॉल ब्राउजर के साथ साथ हम ये भी हम सकते हैं ऑनलाइन, हाँ यहाँ आपको गन मिलेगी या तो ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी आपको यहाँ करने को मिलेगी जो नहीं करनी चाहिए, अनलॉफुल। मतलब समझो कि हम ये मान सकते हैं कि हम जो इंटरनेट यूज करें पूरे वर्ल्ड के अंदर वो हम खाली जस्ट 4% मतलब सरफेस इंटरनेट यूज करें अपनी रियल लाइफ के अंदर, बाकी 96% ऑफ इंटरनेट जो बोलते हैं उसको डीप डीप और डीप इंटरनेट बोल सकते हैं उसको, डीप एंड डार्क, डार्क वेब एंड डीप वेब, जिसके अंदर पूरा 96% ऑफ इसके अंदर इंटरनेट है, जिसके अंदर टॉर ब्राउजर मतलब ऐसे बहुत सारे वहाँ मतलब वहाँ एक्टिविटी होती है जो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और वहाँ से पॉजिटिव भी रिस्पांस मिल सकता है, नेगेटिव भी रिस्पांस मिल सकता है जो आपने एक्टिविटी किया है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है वहाँ जाके कुछ नॉलेज गेन करना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बुक्स वगैरह मिलती है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ वायरस फॉर्म आने का खतरा भी हो सकता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रेंडिंग साइबर क्राइम कौन से है, कि जैसे कि समझो कि बीच में एक आया था OLX के अंदर कोई आर्मी मैन बन के आपके साथ बोल रहा था कि मैं ये चीज सेल कर रहा हूँ, उसके साथ आपका उसका वो क्या करेगा, उसका आधार कार्ड भी भेजेगा और बोला कि मुझे ये चीज सेल करनी है, मुझे ये चीज बाय करनी है। तो फिर वो क्या करेगा, जैसे कि आपने कोई ऐसे पोस्ट रखा कि मुझे मेरी एक बाइक सेल करनी है जिसके अंदर मैंने प्राइस रखा है 50,000, फिर वो पर्सन बोलेगा कि आर्मी में आया कोई को बोलेगा कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं आपको मतलब 1,000 रुपये एडवांस भेज रहा हूँ, आप कंफर्म करिए। फिर वो क्या करेगा, आप जैसे कंफर्म करेंगे तो आपके अकाउंट से वो पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि पे ऑन रिसीव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कि गूगल पे रहता है, फोन पे रहता है, मतलब ऐसे जो भी कोई आप यूज कर रहे हो आपका डिजिटल मीडिया जो अमाउंट ट्रांसफर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो उसके अंदर सबसे दिक्कत ये आता है कि आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि पैसा आप भेज रहे हो मतलब सेंड कर रहे हो, पे कर रहे हो, दूसरा रहता है कि रिक्वेस्ट आ रही है, रिसीव रिक्वेस्ट। पे करें कि जैसे कि हम कोई भी मर्चेंट अकाउंट के अंदर हम स्कैन करके फी ट्रांसफर करते हैं, फिर वो अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट होकर उसके अकाउंट्स में जाता है। और पेई में क्या होता है कि कोई भी पर्सन हमें रिक्वेस्ट भेजता है कि हमें इतनी नीड है, फिर रिक्वेस्ट भेजेगा, हम अगर बिना जाने उसको एक्सेप्ट करेंगे फिर पासवर्ड डालेंगे, सो उसने जो रिक्वेस्ट भेजा वो अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट होकर सामने वाले के अकाउंट्स में जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम ये सेटिंग करके देंगे, ऐसा कोई भी एनी डेस्क या तो फिर बोलेंगे रिमोट डेस्क एप्लीकेशन से वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आपके सिस्टम के अंदर कर देंगे, फिर आपका पूरा डेटा उसके साथ चला जाएगा उसके साथ। फिर बैंकिंग से कॉल आता है कि सर मैं ये बैंक से बात कर रहा हूँ, ये बैंक से मैं बात कर रही हूँ, और इतनी अच्छी तरीके से बात करेगी, मतलब कोई लेडी बात करेंगी या तो कोई ऐसी बात करेगा कि आप खुश हो जाओगे और आपका सारा डेटा उसको दे दोगे, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा क्योंकि आप जानते नहीं हो। और कोई भी अनवेरीफाइड अननोन एप्लीकेशंस अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड मत करिए, चाहे लोन एप्लीकेशन हो कोई भी हो जो आपको जानते नहीं हो, वो डाउनलोड मत करिए, अगर करोगे तो आप फंसोगे, लंबा फंसोगे। क्लियर। उसके बाद अभी बीच में आपने देखा होगा कि अपने न्यूज़ चैनल भी बहुत एड्स आ रहे हैं कि डिजिटल फ्रॉड एड्स आपको कॉल करके बोलेगा कि आपका ये पार्सल हमें मिला है और पार्सल मिलने के साथ आपके साथ हम आपको डिजिटल अरेस्ट करें, आपका बेटे का ये हो गया है या तो आपकी बेटी का ये हो गया है,
या तो आपका पार्सल आपके नाम से आया है, सो आपका नाम लिखा हुआ था, इसके लिए आपको डिजिटल अरेस्ट किए जाते हैं। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आप इतना पेमेंट करिए और इसकी फीस भर के आप इसको पार्सल ले जाइए, या तो आप इसको रिवील करा सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। और ये डर के अंदर जो आगे हमने देखा था कि मेन रीजंस ऑफ क्राइम्स, अगर आप डर गए और डर गए के बाद फिर आपने वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, सो आप डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में आप अपना फाइनेंशियल भी लॉस करोगे। सो अगेन रिपीट, ऐसी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं होती है डिजिटल अरेस्ट, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया है, चाहे एक इंडिया के अंदर नहीं, ऐसी कोई भी कंट्री के अंदर डिजिटल अरेस्ट ऐसी सिस्टम है ही नहीं। सो घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा कॉल मैसेज आए तो बिंदास कॉल करके उसको ब्लॉक कर दीजिए, ऐसे कोई एक्टिविटी होता ही नहीं है। और ये जनरली नॉर्मल कॉल नहीं करेगी, आपको डायरेक्ट सीधा व्हाट्सएप पे ही बात करें, क्योंकि व्हाट्सएप को ट्रैक करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसी हिसाब से हमें उसको वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहता है, इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ट्रैक करने के लिए। तो ये लोग जनरली सोशल मीडिया डायरेक्ट वीडियो कॉल ही करते हैं डिजिटल अरेस्ट करने के लिए। सो ये हो गया आपके साइबर क्राइम्स। और साइबर क्राइम्स के साथ आप ये देखेंगे कि हम जो हमारे जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, अगेन रिपीट, जो हमारी सोशल मीडिया है वो हमारे लैपटॉप में या तो फोन्स में या तो कहीं ना कहीं यूज करते हैं। सो हमारा जो भी डिवाइस है, हमारा लैपटॉप हो गया, मोबाइल, जो हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन उसके पास है जो हम जानते हैं, चाहे ये मैक हो गया, विंडो हो गया, एंड्रॉइड टैबलेट्स, फोन, स्मार्टफोन, कुछ भी हो गया। सो सबसे पहले ये रहेगा कि आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे होगे, किसके साथ बात कर रहे हो वो भी उसके साथ पता होगा, फोन कॉल के अंदर किसी के साथ बात कर रहे हो वो भी वो रिकॉर्ड कर सकता है। नेम, एड्रेस, आपका लोकेशन, कहाँ कहाँ गए हो, आपकी कहाँ इंफॉर्मेशन है, करंट लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ घूम के आए, कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, आप हर एक कॉन्टेक्ट के साथ क्या क्या बात करते हो, आपके सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया के अंदर इंडिविजुअल चैट, ग्रुप चैट, सारे डिटेल उसके पास पता रहता है आपके डिवाइस के अंदर आपके। क्योंकि जनरली क्या रहता है कि पहले हमारे साथ ये होता कि हमें बैंक डिटेल्स हम मैन्युअली सारी चीजें मैनेज करते थे, लेकिन अभी सारी चीजें ऑनलाइन होने के लिए ऑनलाइन हो गई है, तो सारी डिटेल हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल डिवाइस हमारे पास है, उसके अंदर सारे डिटेल, हमारे बैंकिंग डिटेल्स भी उसके अंदर आ गए। उसके बाद डिलीटेड फाइल्स भी सोशल हमारे डिवाइस के अंदर रहते हैं, जो भले हम बोलते हैं कि हमारे डिवाइस से डिलीट हो गए, लेकिन वो रहते हैं। और उसके बाद रहता है कि पासवर्ड जो भी हम करते हैं, हम क्या करें दिमाग के अंदर याद नहीं रहे, लेकिन सिस्टम के अंदर, ब्राउजर के अंदर उसको सेव करके रखते हैं। तो मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि मैक्स टू मैक्स अपना पासवर्ड कोई पेज पे या तो कहीं ना कहीं मेंशन लिख के रखिए, कहीं ना कहीं स्टोर ना कराए, क्योंकि अगर आपका ये डेटा जाएगा तो आपका साथ में आपका ये पूरा डेटा, पूरा स्टेट, मतलब हमने जो ये देखा वो आपका पूरा फोन के साथ आपका पूरा हिस्ट्री कुंडली भी आपके साथ निकल जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट दूसरे भी फ्रॉड्स हम देखते हैं कि डिजिटल इंडिया फर्जी वेबसाइट है, जैसे कि उसने डिजिटल इंडिया की फेक वेबसाइट बनाकर उसने 1600 करोड़ से 1600 लोगों से उन्होंने 11 करोड़ ठगे। उसके बाद मेन रनिंग वेबसाइट डिजिटल इंडिया का लोगो यूज करके उसने एक वेबसाइट बनाई और लोगों को ठग लिया। उसके बाद लॉटरी स्कैम, कि आपको 25 लाख की लॉटरी मिली है, फिर आपको ये इतना टैक्स बनाया और टैक्स बनने के बाद 25 करोड़ आपके और एक करके आपको किसी ना किसी तरीके से आपको फाइनेंशियली आपके साथ अमाउंट ले लेते और बोले कि आपका ये लॉटरी नंबर ये है, आपको ये लॉटरी मिली है, कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर आप गए। उसके बाद फेक डेटिंग वेबसाइट बना के बाद लोगों को ठगते हैं, और ऐसे बहुत सारे ऐसे ये क्राइम्स इंडिया के अंदर होते हैं, तो उनको पकड़ के, मतलब ये एपी आंध्र प्रदेश पुलिस क्रैक का सेंसेशनल फेक डेटिंग वेबसाइट केस, मतलब ऐसे बहुत सारे केस डे टू डे आप बन जाएगा, आप न्यूज भी देखते रहोगे, या तो कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पे भी आप देखोगे तो वहां से ये सारी चीजें आपको पता चलती रहेगी। फिर दूसरे स्कैम होते हैं कि जूम, जो ये बीच में जूम का आया था कि जूम के अंदर ये सारे एक्टिविटी होते हैं। फिर बीच में एक पीएम केयर फंड, जब कोरोना था उस टाइम के अंदर एक ऐसा फंड फंड आया था कि पीएम केयर फंड, तो उसके अंदर पीएम का ओरिजिनल ये था कि पीएम केयर्स @SBI, उसका मेन यूपीआई आईडी ये था। सो गवर्नमेंट ने ऐसे कि ये जारी किया था कि ये जो पीएम केयर है उसकी जगह ऐसे बहुत सारे बने, जैसे कि पीएम केयर @YBL, फेक पीएम केयर डॉट PNB, यस बैंक, यूपीआई, HDFC, SBI और ICICI। ये SBI यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पी स्मॉल है, यहाँ पी कैपिटल है, दोनों यूपीआई अलग है। और ये कोरोना के टाइम पे अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों ने अमाउंट ट्रांसफर किया था फेक, और खुश हो रहे थे कि हमने सही जगह डाला, लेकिन उन्होंने डाला कहीं ना कहीं गलत तरीके से था।
क्योंकि उस टाइम पे ये जो सिचुएशंस जो हड़बड़ी की हो रही थी तो वो लोग सपोर्ट करने के चक्कर में भी उनका फेक ट्रांजेक्शन्स भी बहुत हुए थे। सो आगे आगे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया सिक्योरिटी हम कैसे करें। सो सोशल मीडिया सिक्योरिटी के लिए आपको टू फैक्टर कंपलसरी करना है। जैसे कि हमारी जितने भी सोशल मीडिया है उसको हम सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, टू फैक्टर इनेबल करेंगे। आप सेटिंग में जाइए, वहाँ प्राइवेसी में जाने के बाद टू फैक्टर इनेबल कर दीजिए और टू फैक्टर इनेबल करिए। वहाँ दो भी ऑप्शन रहते हैं, ईमेल और मोबाइल आईडी, मोबाइल नंबर। वहीं आपका टू फैक्टर मल्टी फैक्टर इनेबल कर दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रोफाइल ओपन रखते हैं, तो उसको लॉक करिए, जो आपने नॉन पर्सन है वही देख पाए, अननोन पर्सन ना देख पाए। आपका कंपनी अकाउंट है ठीक है, आप जेन्युइनली इंफॉर्मेशन शेयर करें ठीक है, लेकिन पर्सनल ऐसी कोई एक्टिविटी करें तो अपनी प्रोफाइल लॉक रखिए। और आपकी जो प्राइवेसी है उसको इनेबल करके रखिए, ताकि अननोन अनलेजिटिमेट पर्सन आपकी डिटेल ना रिलीव कर पाए, तो वो ले ना पाए। उसके बाद आपकी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत करिए। ज्यादातर हमने देखा है कि आप किसी के साथ पर्सनली ऐसे नॉर्मली बाजू बाजू में बैठे हो, बात करते हो, सो वो क्या करते हैं, एक के साथ आपने बात शेयर किया तो फिर दूसरे तीसरे चौथे ऐसे पर्सन के साथ वो बात शेयर की जाती। सो यही होता है, अगर आपने सोशल मीडिया के अंदर आपने अपनी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी तो फिर धीरे धीरे वो लीक होना चालू हो जाएगा। और अपना पासवर्ड, मैं तो यही प्रीफर करता हूँ कि आप 15-15 दिन के अंदर अपना पासवर्ड चेंज करिए, और बने तो रेगुलरली आप उसको चेंज करते रहे। पासवर्ड हर एक टाइम पे यूनिक बना के रखिए, और एक उसकी एक पैटर्न बना लीजिए अगर हो रहा है तो, और यूनिक पैटर्न के अंदर आप पासवर्ड चेंज करते रहिए, और वो पैटर्न सिर्फ आपको ही पता होने चाहिए। और कोई भी ऐसा स्ट्रेंजर्स आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है जिसको आप जानते नहीं हो, तो उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की कोई नीड्स नहीं है। दूसरी सेफ्टी टिप्स है ये है कि आप एंटीवायरस यूज करो। आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, जो भी आपका डिवाइस है उसके अंदर मैक्स टू मैक्सिमम एंटीवायरस इंस्टॉल करो। क्योंकि एंटी का काम क्या है, एंटीडोज। जैसे कि कोरोना वायरस है, उसका एंटीडोज क्या था, कोरोना वैक्सीन, मतलब वी वैक्सीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप, वो वन काइंड ऑफ एंटीडोज था। उसके बाद आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आगे जो आपको बताया कि कौन से मेथड्स, कौन से कैरेक्टर्स यूज करने चाहिए। अल्फाबेटिकल जो आप यूज कर रहे हो, स्मॉल है, कैपिटल है, न्यूमेरिकल नंबर है। उसके बाद आप सोशल स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो। फायरवॉल। उसके बाद अनइंस्टॉल नेसेसरी सॉफ्टवेयर, मतलब जो जरूर नहीं है उसको निकाल दो। मेंटेन, आपका बैकअप है, रेगुलरली मेंटेन करते रहो, बैकअप लेते रहो। उसके बाद अपडेट एंड चेक सिक्योरिटी सेटिंग्स, मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है उसको बार बार आप चेक करते रहो। क्योंकि अगर किसी ना किसी तरीके से अगर आपका फोन किसी ने लिया है तो वो चेंज नहीं कर दिया है, तो आपका बच्चा है उसको पता नहीं है, तो फिर उसने चेंज ना करे, आपके रिलेटिव में कोई है उसको आप चेक बोलते रहो कि ये सारी एक्टिविटी हो रही है। और आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो तो आप अपने आप को अनोनिमस रखो। जैसे कि आगे हमने बात किया टॉल ब्राउजर, तो आप अपना अनोनिमस रखो। आपकी आइडेंटिटी रिवील मत करो, ताकि अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जाए सो आपकी जो आइडेंटिटी है वो पब्लिकली लीक ना हो। और उसके बाद किसी किसी ना किसी पर्सन को आप अपनी फोन ले में या तो डिटेल्स मत दो। बीच में एक मैं एक मॉल में घूमने गया था, एक लाइव एग्जांपल, अभी 3 दिन पहले की बात है। मैं एक मॉल में घूमने गया था, मतलब मेरी चीजें लेने गया था, तो वहाँ एक पर्सन आया और बोला कि सर ये गिफ्ट वाउचर है, आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखाइए। सर मैं बोला कि गिफ्ट वाउचर में क्या मिलेगा, बोला कि सर आपको कॉल आएगा और आपको गिफ्ट मिलेगी। मुझे पता था क्योंकि मैं पहले से इतने फील्ड्स में हूँ, तो मुझे पता है। उसको पूछा कि मैं ऑनेस्टली बता, ये आप जो गिफ्ट भेज रहे हो ये करेगा क्या वाउचर में। तो उसने ऑनेस्टली, बच्चा था छोटा सा, उसने बोला कि सर इसके अंदर आप जैसे फिल करोगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर कॉल आएगा, बोलेगा आपको ये आज आना है और आपके लिए आपकी गिफ्ट रेडी है। आप जैसे जाओगे तो कोई ना कोई आपको स्कीम चिपकाएगी, जैसे कि ट्रैवलिंग स्कीम है या तो कोई फ्लैट की स्कीम है। वो क्या करेगा, आपको किसी ना किसी तरीके से स्कीम में, फ्री में तो कोई दुनिया में कुछ देता नहीं है। सो वो क्या करेगा, फ्री में आपको बुलाएगा, आपको छोटा सा गिफ्ट देगा और सामने आपको बड़ी सी फाइनेंशियली आपको बोलेगा कि आपको ये चीजें करनी रहेगी, ताकि आपको ये एडवांटेज मिलेगा, ये वो करके आपको फंसाएंगे। फिर आप फंसोगे और आपके आपके साथ क्राइम हो जाएगा। सो मतलब कहीं ना कहीं जा रहे हो तो ऐसी गिफ्ट कूपन मिल रही है, तो आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें देना नहीं है, ताकि आपका पर्सनली आइडेंटिफाई चेंज ना हो। अगर कोई मांग रहा है, ज्यादा जिद कर रहा है, तो देना है, उनको देना है। और लेकिन देने का अपना नाम, मोबाइल नंबर सब गलत इनको दे दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉल करेंगे, नंबर बंद रहेगा, आपका आइडेंटिफाई नहीं चली जाएगी। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि साइबर लॉ इन इंडिया। सो साइबर लॉ के अंदर गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि साइबर लॉस इन इंडिया .com एंड लीगल सर्विसेज इंडिया .com, यहाँ आप जाके देखोगे तो पूरा है। हम यहाँ हम देखते हैं
हम यहाँ देखते हैं कि साइबर लॉ के बारे में साइबर लॉ हम देखते हैं एक बार। ये साइबर लॉस इन इंडिया, हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। देखो, टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 65 सेक्शंस लगेगा। हैकिंग मतलब टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, अगर समझो कि मेरा यहाँ लैपटॉप पड़ा है और लैपटॉप पड़ा है और कोई ना कोई अननोन पर्सन आके मेरा पासवर्ड उसने कहीं ना किसी देख लिया है, मतलब एक सोशल इंजीनियरिंग या तो किसी ना किसी तरीके से देख लिया और पासवर्ड आके मेरे डॉक्यूमेंट कोई चेंज करेगा, तो इसके अंदर विदाउट मेरी परमिशन वो चेंज किया तो उसके अंदर सेक्शन 65 लगेगा। उसके बाद हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा अल्टरनेशन, मेरा हैक करने के बाद उसने एक मतलब किसी ना किसी तरीके से वो उसने अल्टर किया तो सेक्शन 66 लगेगा उस पर। उसके बाद सेंडिंग ऑब्सेसिव मैसेज थ्रू द सोशल मीडिया, मतलब किसी को मतलब अनलेजिटिमेट, मतलब जो वैसा वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए जैसे कि स्टार स्टार वर्ड्स है, मतलब ऐसे कोई भी वर्ड्स यूज कर रहे हो तो इसके लिए उसको कम से कम 66 ए की सेक्शन लगेगा और उसको 3 साल की सजा है, और जहाँ पे भी जाओगे जेल में वहाँ रहना खाना फ्री है। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट जो हमने आगे देखा हमने क्राइम, उसके लिए सेक्शन 66 सी है। उसके बाद चीटिंग करना है किसी के साथ इंफॉर्मेशन उसकी आइडेंटिटी चेंज करने के बाद कोई भी अल्टर कर रहे हो तो सेक्शन 6 डी है। वायलेशन प्राइवेसी, किसी की हमने प्राइवेसी हमने वायलेशन की है तो सेक्शन 66 ई। साइबर टेररिज्म 66 एफ। और साइबर टेररिज्म मतलब जैसे कि इंडिया के अंदर आपने आपने सुना होगा कि ये टेररिज्म अटैक हुआ या टेररिज्म एक्टिविटी हुई। ये जो टेररिज्म एक्टिविटी के अंदर उसको जो सजा मिलती है जैसे कि आजीवन कारावास या जो भी उसको सजा मिलती है, उसको डेथ सजा या तो कुछ भी हो, तो सारे लॉ इसके अंदर लागू पड़ते हैं। सेक्शन 66 इसके अंदर आजीवन कारावास है और वहां उसको रखना है। मतलब पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्जेक्ट्स मटेरियल इलेक्ट्रिक फॉर्म, जैसे कि हमने आगे देखा था चाइल्ड में, फिर सेक्सुअलिज्म में देखा था, मतलब ऐसी कोई भी ऑब्सेंस कंटेंट आप शेयर कर रहे हो तो सेक्शन 66 इसके अंदर आपको 6 साल की सजा है। और इसके अंदर बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट प्राविधान है इंडिया के अंदर। यहाँ सेम सेक्सुअली ऑपरेटिंग मतलब ये जो हमने एक्ट देखा। फिर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग यानी पनिशेबल मीडियम, मतलब चिल्ड्रंस एक्ट, चिल्ड्रंस कुछ भी हो। उसके बाद मतलब ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी है। उसके बाद मतलब समझो कि सारे एक्टिविटी के अंदर कम से कम मिनिमम 3 साल की तो सजा है, और 3 साल की सजा के साथ साथ आपको मतलब इसका जुर्माना भी भरना है। और इसके साथ आपको एक्टिविटी अगर करते हुए पकड़े गए तो आप जेल तो होगी होगी, साथ में जुर्माना भी भरने के साथ आपको मतलब ऐसे बहुत सारे जैसे कि समझो किसी की आपने आइडेंटिटी रिलीव की है, मतलब हमने देखा होगा कि ऐसे कोई इंस्टाग्राम अकाउंट सेम ऐसा बना दिया है किसी ने एबीसी नाम का, तो दूसरे ने एबीसी डॉट करके एक नया अकाउंट बना दिया है। अगर ऐसा अकाउंट किया तो इसके साथ कौन से एक्ट लागू पड़ेंगे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा एक्ट लागू पड़ेगा उसके आइडेंटिफाई और उसकी जो नेम एंड फेम डैमेज करने के लिए। दूसरा मेंटली हेरेसमेंट करने, मतलब ऐसे बहुत सारे लॉ जिसके पास लागू पड़ेगी तो कम से कम वो लंबा जाएगा। क्लियर है? मतलब ऐसे बहुत सारे लॉस इसके अंदर लागू पड़ते हैं। हम वापिस आते हैं अभी साइबर लॉस के अंदर जो हमने देखे। अगर आपके आगे आगे हमने जो देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर लॉस हमने देखा, तो साइबर लॉस के साथ साथ अगर आपके साथ विक्टिम बन रहे, आपके साथ क्राइम हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, आपको 1930 पे कॉल करना है, या तो इंडिया की एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in पे जाना है और जाके वहाँ एज ए ह्यूमन आपको क्या करना है। अगर पर्सन है मेल है तो उसके लिए अलग है, गर्ल्स है चिल्ड्रंस के लिए उसका अलग प्राविधान है, वहाँ सेक्शन अलग अलग है। वहाँ जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करना है और जो सारी चीज़ें आप कर सकते हो।
गर्ल्स के लिए स्पेशल वहाँ प्राविधान ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है और अपनी सारे कंप्लेन कर लो, ऑटोमेटिक साइबर सेल आपका रिजोल्यूशन करेगा और आपको एक टिकट नंबर भी देगा। अगर क्राइम हो रहा है आपके साथ तो नियरेस्ट साइबर सेल्स में जाइए या तो पुलिस स्टेशन में जाइए और सारी डिटेल्स उसके साथ शेयर करिए। वो 100% आपको गाइड करेंगे और क्या करना है वो पूरी प्रोसेस करेगा। और ऐसा कुछ हो रहा है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें भी कॉल करके पूछ सकते हो, तो हम आपको गाइड करेंगे। उसके बाद ये गवर्नमेंट की एक साइबर दोस्त करके ट्विटर पे अकाउंट है, वहां जाके भी आप फॉलो करिए। बार बार नई नई अपडेट्स वहाँ भेजते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स जो होते हैं वो अपडेट्स वहाँ भेजते हैं, तो आपको वहां से अवेयर रहो। सो अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस है तो चैट पे आप लिखिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। कोई क्वेश्चंस हो तो आप, मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ। आप अनम्यूट करिए और क्वेश्चंस ऐसा हो तो चैट बॉक्स में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये इनेबल हो गया, आप अपना जो भी क्वेश्चंस है बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि कुछ आपको चैट करना है, कोई क्वेश्चंस पूछना है इसके रिलेटेबल, तो आप पूछ सकते हो। ईमेल स्पूफिंग, हेतु ने पूछा ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है कि जैसे कि मैंने किसी को एक ईमेल भेजा, सो ईमेल के अंदर मैं ऐसी एक्टिविटी भेज रहा हूँ जैसे कि कोई यहाँ समझो कि कोई मैंने विशिंग, समझो कि मैंने कोई विश करके मैसेज भेजा, मैसेज फ्रॉम बैंक साइड। सो हमें उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हो रहा है, कि हमें उसका सबसे पहले देखना है उसका हेडर, उसने मेल कहाँ से भेजा है। ईमेल स्पूफ हो रहा है तो उसके अंदर कहाँ से आ रहा है, उसका सेंडर कौन है। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी कोई मैसेज आता है या तो जो भी कोई हम मेल आता है तो हमें ये देखना होता है कि वो कहाँ से आ रहा है। सो उसका हेडर फाइंड करना है और हेडर के लिए आप हम नेक्स्ट थोड़े टाइम के बाद हम एक और भी वेबिनार करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, जिसके अंदर लाइव हैंड्स ऑन हम करते रहेंगे। हम अगले थोड़े टाइम के बाद हम अगेन करेंगे अरेंज, जिसके अंदर हम जो हमने आज देखा वो लाइव परफॉर्म करेंगे, वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट हम एक्टिविटी करेंगे कि जो साइबर क्राइम हो रहा है तो ऐसी एक्टिविटी हम आइडेंटिफाई कैसे करें। क्लियर है, तो वर्कशॉप करें। आज जस्ट अवेयरनेस सेशन था जिसके अंदर हमने आज देखा कि कैसे कैसे एक्टिविटी होता है, कैसे कैसे साइबर क्राइम होते हैं और कौन से टाइप्स के अंदर साइबर क्राइम्स होते हैं और कैसे हम उससे बचाएं। आज का मेन टॉपिक ये था कि अवेयरनेस करना है। हम आगे करेंगे जल्दी, जिसके अंदर हम ये भी परफॉर्म करेंगे कि कैसे कैसे एक्टिविटी, मतलब लाइव हम परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट हम जो हमने आज क्राइम्स देखे वो हम परफॉर्म करेंगे वन बाय वन, की अटैकर कैसे करते हैं। लाइव वर्कशॉप करेंगे जल्दी। If you found a Trojan on your computer using a Windows scan, what should you do next? देखो, आपको पता चला है कि आपने आपके सिस्टम्स के अंदर ऐसा कोई ट्रोजन्स आ गए। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको विंडो जब स्कैन किया तो उसको पहले करके उसको ब्लॉक करिए, उसको अपने सिस्टम से निकालिए। वो निकालने के लिए करके दोबारा स्कैन करना पड़ेगा पूरा। और मैं आपको एक टूल्स बता रहा हूँ जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मालवेयर बाइट्स। मैंने ये टूल लिखा मालवेयर बाइट्स, वो आप टूल्स को डाउनलोड करिए। 14 डेज का फ्री ट्रायल रहता है, वो डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद आपका पूरा सिस्टम एक बार पूरा स्कैन करिए और वहां जितनी भी आती है उसको आप उसको फ्रीज कर दीजिए, मतलब अपने सिस्टम में से निकाल दीजिए। ये स्टार्ट फ्री टूल्स है, इसका कोई चार्जेबल नहीं है। 14 डेज है और बहुत जेन्युइन ये टूल्स मैं भी यूज करता हूँ, मालवेयर बाइट्स।
Any questions, please? Any questions? Sir, your views on the largest data breach? अभी डेटा ब्रीच का सबसे बड़ा बीच में आपने ये ट्विटर का भी देखा था। उससे पहले आपने हमारा इंडिया का जो अपना ये आधार कार्ड का भी डेटा गया था सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद डेटा ब्रीच हुआ था, लिंक्डइन का भी हुआ था। सारे डेटा लोगों की क्रेडिट कार्ड्स बहुत लोगों के चले गए थे। कोई क्वेश्चंस अगेन? Any questions? What are the symptoms one can notice if your phone is infected with the virus? So देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द सिम्टम्स वन कैन नोटिस इफ योर फोन इज इन्फेक्टेड विद द वायरस और नॉट? देखो, जनरली क्या होता है कि हम जो भी अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं, जो भी अपना स्मार्टफोन, उसके अंदर क्या रहता है कि हम जब भी यूज करते हैं तो वाइल कॉलिंग किसी के साथ बात करते हैं कि अगर 5 मिनट बात करते हैं फिर भी फोन गर्म हो रहा है। दूसरा ये होता है कि हम कोई भी एक्टिविटी करें, हमें पता है कि फोन नया है और 8 GB रैम है या तो 16 GB रैम है, तो पता है, और इसका स्टोरेज अच्छा है और इतना स्टोरेज फुल नहीं है और इतना रैम यूटिलाइजेशन भी नहीं है, एप्लीकेशन सारे रिसेंट बंद है, कॉल आया पिकअप करो लेकिन कॉल नहीं उठ रहा है, या तो कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कराओ जो हो नहीं रही है ऑन टाइम पे। मतलब पता है कि इतनी सारी फ्री अवेलेबल है सिस्टम के अंदर, स्टोरेज हो गया, रैम हो गया, रिसेंट एक्टिविटी भी सारी स्टॉप है, फिर भी कभी कभी सिस्टम मतलब मोबाइल अपना हैंग मारता है, लैपटॉप हैंग मारता है। सो एक सारी एक यहाँ नोटिफाई ये भी है, सिम्टम्स होता है कि कहीं ना कहीं इसके साथ ट्रोजन हो सकता है, तो वायरस हो सकता है। कभी ये हो सकता है इसके वॉर्म भी हो सकता है कि वो क्या करेगा, आप देखोगे कि हम देखते हैं जनरली सुनते हैं कि अभी तो मैंने डिलीट किया था, फिर वापस फोन ऑटोमेटिक भर रहा है, वापस ऑटोमेटिक यूटिलाइजेशन हार हो रहा है।
सो ये सारी चीज़ें होगी तो आपको क्या करना है, एक बार फ़ोन में भी जैसे कि मैंने यहाँ मालवेयर पैड्स बोला, वैसे बहुत सारे ऐसे मैके फ्री है, वो आप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद एंटीवायरस इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद एक बार चेक करो कि इससे इन्फेक्टेड है कि नहीं है। अगर लग रहा है ऐसे सिम्टम्स जो मैंने बोला, सो ऐसे इन्फेक्टेड है कि नहीं है, तो अगर आप इन्फेक्टेड है तो सीधी बात है आपको फिर प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, जो मैंने आगे बताया वो आपको। रेस्ट एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। देखो आज का जो सेमिनार है, जो मतलब वेबिनार है अपना, वो जनरली हमने इसलिए लगा ताकि लोगों को हम अवेयर कर सके। अभी वन डे बाय डे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रैक्टिसिंग भी करेंगे, लाइव वर्कशॉप भी करेंगे जल्दी, ताकि हम आपको मैक्स टू मैक्सिमम हम आपको डिलीवर कर सकें। मैंने आपके साथ चैट के अंदर एक लिंक शेयर की है, वो कॉपी कर लीजिए। और ये जब भी वेबिनार कंप्लीट हो तो आपको वो फिल करना है, और फिल करने के बाद आपका रिव्यू फीडबैक करोगे, और वहाँ आपका पूरा नाम लिखना, सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट के अंदर आएगा, जो आपको रिसीव होगा आपके मेल आईडी पे जल्दी। इसके लिए आपको मेल आईडी और अपना मोबाइल नाम पूरा चाहिए, जो आपको सर्टिफिकेट के अंदर चाहे वो वैसे पूरा पर उसका अपना पूरा नाम लिखना। क्लियर? रेस्ट एनी डाउट्स एनीवन? किसी को कोई क्वेश्चंस है? रेस्ट? Okay, so thank you. So before the leaving, I give you my introductions because मेरा एक ही उसूल है कि मैं पहले काम करता हूँ फिर बोलता हूँ कौन हूँ। आई एम द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ द टेकिलन, जो आपके साथ कनेक्ट हुए हैं अभी। सो हमसे जुड़े रहिए, डे बाय डे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही है। और वैसे टेकिलन क्या है मैं आपको शेयर करता हूँ। टेकिलन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती है, और मेनली इसका काम होता है कि वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट।